हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट, वेलकम टू सीए फाइनल एफआर रिवीजन सीरीज। सो नवंबर 2024 की एग्जामिनेशन को हम टारगेट करें, उसके लिए सारे जो आपके एफआर का सब्जेक्ट, सारे जो टॉपिक है उसको हम रिवाइज करने वाले। सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हम लोग की अप्रोच, कौन सा स्टडी चलेगा और कैसे हम इतने वास्ट सिलेबस को हम लोग कैसे रिवाइज करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक ब्रीफ, आई एम सीए जुबैर खान। मैं सीए के अलावा मैंने डिप्लोमा इन एफएस भी, एसीसी एग्जाम, तो वो आप लोगों की रिलेटेड होता है। और जो इंडेस आपके सीए फाइनल सिलेबस, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट चेंजेस ऑलमोस्ट सिमिलर टू आईएफएस। और एक इंडेस एग्जामिनेशन होता है, आईसीआई कंडक्ट कर, वो भी एग्जामिनेशन क्लियर कराओ। ओके, और साथ में बीकॉम। तो आप देखोगे जितनी भी चीज अपार्ट फ्रॉम सीए भी मैंने, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। मेरा हमेशा यही सब्जेक्ट आया हूं, और इसीलिए मैंने फिर आईएफएस के एग्जाम, उसके बाद इंडेक्स के एग्जाम ऐसे कंडक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो नवंबर 24 शुरू कर, बहुत ही बेहतरीन हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। ऐसा कोई भी कंसेप्ट आपका रहेगा जो स्किप हो गया। अब इतना वास्ट सब्जेक्ट है आप लोग को, जिसमें समय लगता है। एफआर है ही ऐसा आपका, हमारे सी फाइनल का, जिसमें बहुत समय लगता है हमको पढ़ने। तो हमारी क्या अप्रोच रहना चाहिए ताकि हम कम समय पे 100% कंसेप्ट को कर पाए। सो उसके लिए आपको एक नोट्स में आपको, दैट इज रैपिड जीज। ये बुक एक कंसेप्ट बुक है, इसमें 100% सारे कंसेप्ट आपके लिखे हुए एफआर, तो आपको इंडेक्स वाइज वो मिलते हैं। अब ये आप कहोगे सर को डाउनलोड कहां से करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और ये नोट्स आप वहां से कर लेंगे। अब ये नोट्स इतने बेहतरीन है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, ये वो नोट। तो इस नोट्स में आप लोग को, फॉर एग्जाम्पल ये 60 पीपी, इस नोट्स में आपको यहाँ पे दिख कि आपको जो हेडिंग है वो ब्लैक कलर, और पूरी बुक में सारी चीजें जो लिखी हुई वो आप लोगों की ब्लू कलर से, और जो भी आपके कीवर्ड्स है रेड कलर से, हैंड रिटन फॉर्म। आपको बहुत मजा आएगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये कि आईसी के स्टडी मटेरियल हम लोग देखते हैं जिस पैटर्न में उनके पास, वैसे ही पैटर्न में यहाँ, लेकिन ये यही तो चैलेंज है, कम समय पे सारे कंसेप्ट पढ़े। तो वो सारे कंसेप्ट 100% कंसेप्ट उसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया कम वर्ड्स में कि हम लोग कम समय पे इसको रिवाइज कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज का ध्यान रखा कि कोई भी कंसेप्ट वहां का नहीं छूटा, एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं जो छूटेगा। यहाँ पे सारे कंसेप्ट हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके साथ साथ में हम कि यहाँ पे जो भी आपके कीवर्ड्स जो रेड कलर से, और आपको इसी फ्लो में यहाँ पर पढ़ना रिवाइज करना रहेगा। अब कम समय पे हम सारे कंसेप्ट हम लोग रिवाइज कर लेंगे, आईसी स्टडी मटेरियल का बेस है, लेकिन यहाँ पे कम वर्ड्स में, यहाँ पे कम वर्ड्स में लिखे। लेकिन ये भी ध्यान रखें, फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन अगर जो डिफाइन करे उसको कम वर्ड में, क्योंकि वो आपको वैसा है। लेकिन जो वर्डिंग्स दूसरी जो चीज एक्सप्लेन करी हुई, उसको इस तरीके से सारे कंसेप्ट को यहाँ पे कम समय पे लोग कर सकते। तो आप यहां पे अगर देखेंगे तो ये कंसेप्ट बुक हमारी रैपिड जीस बुक, और आपके जो भी सीए फाइनल के फ्रेंड्स हैं प्लीज ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। क्यों? ताकि वो भी ये यहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर पाए, एट द सेम टाइम ये रिवीजन सीरीज को दे पाए। क्योंकि नवंबर 24 में आप लोग की एग्जाम सीरीज में हम लोग सिलेबस करेंगे, इसीलिए भी इस सीरीज को हम लोग, क्योंकि आखिरी के 1-1.5 महीने आपको, उससे बल्कि थोड़ा ज्यादा समय, उस वक्त आप लोग जब वहां पे सर रिवीजन सीरीज तो आपकी चलती रहेगी, लेकिन एट दैट टाइम हम लोग आरटीपी पे वो भी हम वहां पे। तो इस सीरीज में आपने अगर पहले अपना एफआर पढ़े हो, या आपको लगता नहीं यार मेरी तैयारी नहीं, इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू कि सारे 100% रिवाइज कर ले। तो ये आप वीडियो को जरूर, जो भी आपके सीए फाइनल, ताकि देख और एट द सेम टाइम नोट कर पाए। अब ये चैलेंज आपके सामने वही है, क्योंकि हमारा जब हम लोग वहां पे पढ़ने जाते हैं तो बच्चा पढ़ तो सब रहता है, लेकिन उसको फिर रियलाइज तो नहीं, पास सिलेबस है, ये मुझसे रिवाइज नहीं हो पा रहा है। तो इट विल हेल्प यू, जब आप वहां पे रिवाइज करोगे तो क्विक रिवीजन ही रहेगा, कम समय पे सारे कर। तो आप मेन ये रैपिड जिस कंसेप्ट बुक है, इसी बुक से आप इसको कम समय पे सारे कंसेप्ट को वहां, तो हम लोग यहां से, मैं यहीं से पढ़ाऊंगा आपको। सजेस्ट कि आप ये नोट्स को
डाउनलोड कर लिया करो। जब आप इन नोट्स को डाउनलोड करेंगे तो इट हेल्प यू कि आप मेरे जिस फ्लो में मैं यहाँ पे पढ़ाते जाऊंगे और साथ में आपको नोट सामने तो आसानियां आएंगी। अब यहाँ पे इनफैक्ट मैं कभी कुछ इसमें कुछ लिख सकते हो और यहाँ पे सिलेबस क्या 100% हम लोग कवर करेंगे। द आंसर इज यस, 100% सिलेबस कवर करेंगे। सारे इंडिया सारी चीज जो आपके सिलेबस वो यहाँ पे कवर करेंगे और बहुत तरीके से इवन दो एडवांस टॉपिक रहेंगे उसको इतना सिंप्लीफाई करके आप बहुत अच्छे से आएंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, इसी चैनल सारी सीरीज FR की इसी चैनल में सबसे पहले मैं आपको पहला इंडेक्स में जो आज डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज इंडेक्स 16, दैट इज प्रॉपर्टी। सो अब हमको इस तरीके से रिवाइज करना है कि हम कोई भी इनफैक्ट जो आपको आईसी स्टडी मटेरियल वो भी मैं साथ साथ में स्टडी मटेरियल में जो एग्जांपल्स दी वो भी कवर। इनफैक्ट एग्जांपल्स जो आईसीए देता है एग्जांपल रैपिड जिसमें भी उसको समराइज करके ताकि अब जब रिवाइज करो तो रिलेटेड एग्जांपल वहीं पे लिखे समराइज करके लिखा हुआ तो आपको समझ में कि एग्जांपल ओके। तो शुरू करें आप लोग, हम लोग यहाँ शुरू करते हैं हमारा इंडिया 16 दैट इज प्रॉपर्टी। वंस अगेन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को जरूर सीए जरूर इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी ये सीरीज ले सके। सो हम शुरू करते हैं यहाँ पे इंडिया 16 दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नाउ व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल, अच्छा इसको पीपी कहते हैं। तो पहले इसका नाम फिक्स्ड एसेट था। अब फिक्स्ड एसेट्स का नाम तब आप देखो कोई कंपनी में सपोज कार है, कोई कंपनी को कोई ट्रक है सपोज उनके, वो तो कोई फिक्स नहीं होता ना, वो तो मूव होता है। बोले हाँ ये तो सही बात है, फिक्स्ड एसेट नाम इसलिए उसको चेंज कर दिया। नाउ दे कॉल इट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको हम पहले फिक्स्ड से कहते थे। सो पीपी आर टेंजिबल आइटम दैट आर हेल्ड इन यूज, जो कि हमने अपने यूज के लिए कहाँ यूज करने वाली कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। व्हाट डू मीन बाय फॉर प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब क्या कि आप फॉर एग्जांपल मशीनरी, तो मशीनरी हम यूज करें किसके लिए यूज करें, या सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, डिलीवरी वैन है तो गुड्स डिलीवर कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन के लिए सप्लाई के लिए वो पीपी यूज करें, या आपने रेंटल टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, या आप किसी को रेंटल करते, फॉर एग्जांपल आपका कैब का बिजनेस है तो आप कैब रेंट पे देते, ठीक है, फॉर रेंटल टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर एग्जांपल फर्नीचर। तो आप हो सकता है कि जो आपने जो पीपी रखा प्रोडक्शन यूज करे सप्लाई या रेंटल टू अदर या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, और जिसकी लाइफ आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज एक्सपेक्टेड फॉर मोर देन 1 पीरियड। 1 पीरियड का मतलब फाइनेंशियल ईयर कह रहा है, दैट इज जनरली 1। तो वो 1 साल से ज्यादा अगर यूज करे फिर तो 1 साल से ज्यादा उसकी लाइफ यूज होने वाला, तो जब भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो ना। अगर उसकी कम लाइफ बोले तो फिर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन दैट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको अपने को ख्याल रखना, इसलिए हम उसको क्या इसीलिए यहाँ पे उसकी क्या है मोर देन 1 पीरियड वो कह रहा है। अब वो कहता है यहाँ पे एक और डेफिनेशन समझ, दैट इज बेरर प्लांट, कि बेरर प्लांट को भी एस आपका इंडेस आपका 16 उसको कवर करता है। व्हाट डू मीन बाय बेरर प्लांट? तो बेरर प्लांट का मतलब होता है ए बेरर प्लांट इज अ लिविंग प्लांट, एक लिविंग प्लांट है। अब उसको कहते हैं कि दैट इज यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? सपोज मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल ऑरेंज, यहां पर मैंने लिखा ऑरेंज, मैं कहता हूं कि भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो झाड़ कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कहा मैंने? वो झाड़ को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है, और ऑब्वियसली झाड़ की लाइफ आपकी क्या रहना चाहिए, मोर देन 1 ईयर रहनी चाहिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो करता है हर साल, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करें वो जो झाड़ है तो हम उस झाड़ को बेरर प्लांट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कहता है कि यूज इन द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब फॉर एग्जांपल ऑरेंज ट्री, तो ऑरेंज इज एग्रीकल्चर, तो ऑरेंज ट्री की बात कर, वो जो ऑरेंजेस उसमें उसकी बात ही आपसे नहीं कर रहा, इसके बारे में बात कर, ये आपसे बात जो ट्री के बारे में कह रहा है। फिर वो कहता है एज ए रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। भाई इसका मतलब ये हो रहा है कि अब वो झाड़ बेचने की बात नहीं कर रहा है, वो झाड़ तो यूज कर रहा है फॉर द प्रोडक्शन। इसके लिए क्या हो रहा है वहां पे, झाड़ पे क्या ऑरेंजेस लग रहे हैं, तो झाड़ की बात करो, झाड़ नहीं बेचने वाले आप, क्या बेचने वाले, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है दैट इज ऑरेंजेस आप बेचने वाले, तो वो आपका हो गया झाड़ जो हो गया, उसकी लाइफ आपकी यहाँ पे 1 साल से ज्यादा करता है और वो हम बेचते हैं, दैट इज बेरर प्लांट। ओके, फिर आप एक नोट लिखा, व्हेन द बेरर प्लांट आर नो लॉन्गर यूज्ड बेयर प्रोड्यूस दे माइट बी कट डाउन एंड सोल्ड एज स्क्रैप, फॉर एग्जांपल इज फायरवुड। अब होता है ना भी कि अब वो
खराब हो गया, कोई आपका कोई झाड़ था बहुत साल तक रहा, उससे आपने बोले कि वो खराब हो सकता है, आप उसको कुछ जैसे डंगाल इसकी जो ब्रांच तोड़ो और उसको बेच दिया, वैसे फायरवुड आपको, दैट डजंट मीन कि वो पहले पीपी नहीं था, वो पीपी था आपका, ठीक है। अब उसमें से कुछ टूट गया, ये उसकी लाइफ होगी, तो जब तुम उसको भाई काट के बेच देंगे, या कोई उसका कोई डंगाल सब ब्रांच है तो उसको आपने तोड़े और बेच दिए, या एज ए स्क्रैप आप उसको बेच, दैट डजंट मीन कि वो पीपी नहीं था, वो पीपी था, ठीक है। ओके, अब आते इसको हमको रिकग्नाइज कब करना, तो हमको इसको रिकग्नाइज करना कब रहेगा, सो इसको रिकग्नाइज कब करेंगे, तो आपसे कहता है यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शेल बी रिकॉग्नाइज एज एन आइटम इफ इट इज प्रोबेबल, ऑब्वियसली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, अरे भाई कोई एसेट यूज कर रहे हैं तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो हमको होना चाहिए ना उसमें, तो जब भी तो एसेट हमारे, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उसमें होना चाहिए, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबल, जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख रहा हूँ उसकी कॉस्ट जब पता रहेगी जब भी तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख पाऊंगा ना, तो व्हेन आई से दैट कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, इट मींस दैट कि कॉस्ट पता रहना चाहिए, जब भी तो मैं एंट्री पास करूंगा ना, तो वो कहता है कि इसलिए कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबल। अब यहां पे हमसे कहता है कुछ आप लोग के दूसरे कुछ पॉइंट्स है, तो क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉलोइंग, अब कुछ यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आइटम है, उनका ट्रीटमेंट हमको इंडेस आपका 16 में वहां पे उसके ट्रीटमेंट का, दैट्स से पहला रिकग्निशन ऑफ स्पेयर पार्ट स्टैंड बाय इक्विपमेंट सर्विसिंग पे। अभी क्या होता है कभी भी आपको स्पेयर पार्ट्स कुछ रखते, अब स्पेयर पार्ट्स कुछ रखते, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ में पेंसिल है, मैंने कहा पेंसिल के स्पेयर पार्ट्स मैंने रखा हूँ, मेरे को कभी पेंसिल खराब हो तो यूज करने के लिए रहेगा, तो वैसे कोई मशीनरी उसके स्पेयर पार्ट्स आपने रखे कि जब वो प्रोडक्शन कर रहा है कुछ कभी खराब हो गया तो स्पेयर पार्ट्स आपके ये स्टैंड बाय एडिशनल, तो वो क्या है, तो उसने हमको बड़ा सिंप्लीफाई करके आप अपने को भी रिकॉग्नाइज एज पीपी कब, इफ दे मीट द डेफिनेशन ऑफ, तो अगर डेफिनेशन पीपी की डेफिनेशन को फुलफिल करता है तो आप उसको पीपी बोलना, अदरवाइज उसको आप इन्वेंट्री बोलेंगे, अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे आप, आपने को बस यही ख्याल रखा, उससे बोला पीपी की डेफिनेशन फुलफिल करे तो कॉल इट एज स्पेयर पार्ट्स एज पीपी, अदरवाइज विल कॉल इट एज इन्वेंट्री। अभी सेकंड कहते हैं कि सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल एक्विजिशन। अब देखो क्या होता है कि हम सेफ्टी के लिए कोई चीज है, फॉर एग्जांपल आपको मॉल में गए घूमने, अब मॉल में गए आपने देखे कि मॉल में वहां पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर, अब वो फायर एक्सटिंग्विशर खुद कोई प्रोडक्शन कर रहा है क्या, या खुद कोई सप्लाई सर्विसेज कर रहा है कि नहीं कर रहा हो, नहीं कर रहा, तो जब वो खुद कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, खुद वो कोई वो सप्लाई सर्विसेज नहीं कर रहा, लेकिन क्या वो फायर एक्सटिंग्विशर को क्या मैं पीपी कह सकता हूं, कि द आंसर इज यस, क्यों, क्योंकि सेफ्टी पर्पस के लिए हमने रखे, ताकि दूसरी चीज हमारे बाय लॉ वो मैंडेटरी, आपको मॉल में गए आपने फायर एक्सटिंग्विशर तो मैंडेटरी हमको, तो वो वहां पे रखना जरूरी, ताकि हमारे दूसरे हमारी जो पीपी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, वो हम, इसीलिए इवन दो वो प्रोडक्शन सप्लाई सर्विस में यूज नहीं रहे, लेकिन तो भी हम उसको पीपी ट्रीट करें क्योंकि सेफ्टी पर्पस के लगे, ताकि जो दूसरी एसेट है उससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जाने। तो आपसे कहते हैं एक्वायर्ड फॉर सेफ्टी और एनवायरमेंटल, अब एनवायरमेंटल रीजन के लिए, तो फॉर एग्जांपल मैंने सेफ्टी का एग्जांपल, एनवायरमेंटल रीजन का मतलब फॉर एग्जांपल कोई केमिकल कंपनी हमारी, अब केमिकल कंपनी में बहुत ज्यादा होता है कि केमिकल का होता है पोल्यूशन, उनको लगता है पोल्यूशन बहुत है, तो उन्होंने कैसे सिस्टम वहां पे कैसे मशीन इंस्टॉल कर कंपनी ने कि जो वहां पे जो खराब वाला केमिकल उसको स्टोर करके रखा, देखा जाए तो वो जो मशीन आपने यहाँ पे एग्जांपल दी केमिकल मैन्युफैक्चर इंस्टॉल ए न्यू प्रोसेस टू मीट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, आपको एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को जो कि भाई इसको आपको नॉर्म्स को फुलफिल करना है, तो हमने कहा कि एक मशीन इंस्टॉल कर लो यहाँ पे, ये मशीन कोई केमिकल, वो उसका मतलब क्या है, वो जो केमिकल उसका मतलब है कि जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल आपने कोई आपने मशीन ली, अब वो मशीन जो भी केमिकल जो खराब होता है उसको वो क्या टेक केयर करके भाई यहाँ से पोल्यूशन ना हो, ऐसी कोई आपने प्रोसेस लाए जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता, एनवायरमेंटल को ध्यान में रखें, तो भाई वो आपकी मशीन एनवायरमेंटल रीजन के लिए आपने रखी हो और लॉ भी मैंडेटरी अगर है तो वो आपका पीपी का हिस्सा, इवन दो शायद वो प्रोडक्शन में यूज नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो एनवायरमेंटल रीजन के लिए रखना जरूरी है, सेफ्टी रीजन के फायर एक्सटिंग्विशर रखना जरूरी, तो वो हम लोगों का हम उसको कहलाते। सो यार नेसेसरी टू ऑप्टन फ्यूचर इकोनॉमिक फ्रॉम अदर एसेट, तो इंडिविजुअल वो खुद एसेट हो सकता है कि कोई हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रही, लेकिन वो एसेट की फॉर एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर, उसके वजह से दूसरी एसेट अच्छे से परफॉर्म, दूसरी एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, तो फायर एक्सटिंग्विशर सेफ्टी के लिए या अपने एनवायरमेंटल रीजन के लिए दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पीपी, तो आप क्वालिफाई एज एसेट एज द इनेबल डिराइविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम रिलेटेड एसेट, तो दूसरी एसेट उसकी वजह से परफॉर्म कर, इसका आप ख्याल रखें। देन उसके बाद आता है एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम, अब कभी कभी इंडिविजुअल तो इनसिग्निफिकेंट है, फॉर एग्जांपल मोल्ड टूल्स डाई, अब छोटे 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 आइटम है नट बोल्ट सर, वो अगर मैं उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, लेकिन मैं उसको मर्ज करूं, मैंने क्या कहा, मैं उसको मर्ज कर देता हूं, उसको ग्रुप बना, तो फिर वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो हमको ये कहता है इंडेस aggregate individually insignificant items such as mold tools and dies and apply the criteria to recognize the value if appropriate, तो आप उसको क्या करें एग्रीगेट करते हो, तो क्लब कर दे, तो फिर सिग्निफिकेंट कहते हैं पीपी अपन रख। अब यहां पे बात है हमने देखिए पीपी का मतलब क्या होता है,
नाउ वी विल सी कि मेजरमेंट हमको उसको कैसे करना है। तो मेजरमेंट इनिशियली यू हैव टू रिकॉर्ड एट कॉस्ट। हमेशा हमको शुरुआत में उसको किस पे रिकॉर्ड करना रहेगा बेटा, कॉस्ट पर ही उसको रिकॉर्ड करना रहेगा। अब व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट, मैं कहता हूं कि इनिशियल मेजरमेंट शुड बी इनिशियली इट विल ऑलवेज बी इट विल बी रिकॉर्डेड कॉस्ट। ठीक है, एक और मॉडल होता है रिवैल्यूएशन मॉडल, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन यहां पे तो व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट हियर, ये तो क्वेश्चन रहता है कि कॉस्ट का मतलब क्या। तो वो कहते हैं कि पहले अब अलग अलग तरह से आप एसेट एक्वायर कर सकते हो। अब आपने हो सकता है कि गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, हो सकता है कि आपने एक्सचेंज कर दो, बात करेंगे ये हो सकता है आपने एक्वायर करे, ये भी हो सकता है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, हमने खुद ने वो एसेट को बना कंस्ट्रक्ट करे। तो पहले आपने एक्वायर करें, तो मैंने कॉस्ट ऑफ एन एसेट एक्वायर्ड एसेट, तो मैंने कोई एसेट को एक्वायर करा, पीपी खरीद के लाया, तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, ध्यान से आपने समझ। पहला परचेज इंक्लूड्स इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट अपन क्या कर देंगे, माइनस उसमें से कर। और नॉन रिफंडेबल, अगर आपसे मैंने खरीद किया जीएसटी इनपुट में उसमें क्लेम करो, तो वो फिर पीपी के कॉस्ट का हिस्सा नहीं, इट शुड बी नॉन रिफंडेबल। ना ही तो गवर्नमेंट से पैसा क्लेम करो, ना ही तो उसका इनपुट क्लेम करो, तो वो दोनों चीज। तो भाई अगर ऐसा केस है तो फिर वो आपकी कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा है, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इंक्लूड इंपोर्ट ड्यूटी, इट शुड बी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, और कोई डिस्काउंट दिया गया उसमें डिडक्ट करें। एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, मतलब हमने कोई भी ऐसी कॉस्ट इनकर्ट करे, कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स ऑपरेटिंग लोकेशन एंड कंडीशन, उसके लोकेशन पे और कंडीशन पे लाने के लिए अगर हमने कोई कॉस्ट इनकट करे तो वो भी हम लोगों का कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा होता है। तो भाई कौन सी चीजें होंगे हम लोग का लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए, तो यहां पे लिखा रेफर नोट 1 एंड 2, रेफर नोट 1 और 2 का आप यहां पे रेफर करो, तो नीचे आपको नोट दिया हुआ है 1। तो मैं यहां पे ये एक और पॉइंट, इस थर्ड पॉइंट पे मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं होता कि व्हाट डू मीन बाय डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो हमको इंडियस ने यहां पे उसने एग्जांपल्स दी कि क्या है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, उसमें क्या कवर करना है क्या कवर नहीं करना है, उसके एग्जांपल हमको यहाँ पे इंडियस ने दिया, तो उसको हम लोग अभी, तो यहां पर आपको रेफर करा गया नोट 1 एंड नोट 1 में आपका क्या कवर होता है बेटा, यहां पे एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इसमें क्या चीज कवर हो, उसने अपने को बताया कौन सा एग्जाम्पल, पहला एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। अब मैंने कहा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अब यहां पे हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैंने कहा सुनो 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 सुनो, ये लेबर्स हमारे यहाँ पे काम करे, लेबर काम करे किसके लिए काम करे, पीपी के लिए काम करे। तो मैंने कहा सुनो ये हमारे लेबर एग्जाम्पल, ये लेबर्स है। अब इन लेबर्स को कहा गया कि आपको, ये लेबर्स को कहा क्या कहा गया यहाँ पे कि आपको यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। अब भाई इनको जो भी मैं, वैसे तो आप बोलेंगे सर वेजेस जो दैट शुड गो टू प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, ये हम कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड करेंगे, क्योंकि गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, गुड्स मैन्युफैक्चर दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, इसको वो लोग ये क्या कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे, ये क्या कर रहे हैं लोग, कंस्ट्रक्शन कर रहे। जब मैंने कहा कि ये कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे तो दैट शुड बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ पीपी, तो कॉस्ट ऑफ पीपी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग साइट को प्रिपेयर करते, क्योंकि जहां पर हमको इंस्टॉल करना है, कोई मशीन हमको इंस्टॉल करना है, और मशीन जहां पर भी इंस्टॉल करना है, हम लोग ने यहाँ पे देखिए नहीं ये तो बड़ा डिफिकल्ट है मशीन इंस्टॉल कर रहे, क्योंकि वहां पे साइट को बहुत हैवी मशीन है, साइट को प्रिपेयर करना, तो वहां पे आपने गड्ढा करें ऑल दैट, वहां पे फिट करें मशीन, तो फिर वो भी आपका जो भी आपको कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसको साइट को बनाने के लिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी। अब वो आपसे कहते हैं कि इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, शुरुआत में जो भी डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, भाई हमने कहीं मशीनरी को खरीद के लाए, मशीन जब खरीद के लेके तो मशीनरी हमारे पास आई, और मशीनरी को लोगों ने लेकर आए, हमने आपने बुलाया, फ्रेट लगना ऑल दैट, जो भी हैंडलिंग कोई लेबर होंगे, लेबर ने बेचारे उठा के आए तो हमने उनको पैसा दिया। हैंडलिंग आपकी जो डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा होता है। अब इंस्टॉलेशन, अब कई बार होता है इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। व्हाट डू मीन बाय इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, इसका मतलब है कि कई बार ऐसी हम कोई पीपी लेते इसको इंस्टॉल करना था। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सपोज मैं कोई यहाँ पे कोई सपोज हॉल में मैं, इस हॉल में सपोज एसी लगा, अभी जब एसी आया तो वो एसी जब आया तो एसी टेंजिबल आइटम है जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यूज करो यहाँ पे। अब मैंने कहा कि एसी जो मैंने यहाँ पर लेगा, तो पीपी तो मेरी उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ जब एसी को मैंने, लेकिन क्या मेरे पास जब एसी आया तो उसको डायरेक्टली वो यहाँ पे रूम को, मतलब यहाँ पे रूम को ठंडा करना शुरू करेंगे नहीं, तो ये नहीं करेगा जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करोगे। तो मैं कूलिंग कब करेंगे, वो कूलिंग जब भी करेंगे जब आपको इंस्टॉल करोगे। तो मैं इंस्टॉलेशन तो मेरे को नहीं आता, तो मैंने क्या किया यहाँ पे टेक्नीशियन है तो इंस्टॉल, देखो रेडी टू यूज के पहले की बात चल रही है, तो उसने यहाँ पे क्या किया, उसने बच्चों यहाँ पर उसने इंस्टॉलेशन किया। तो वो भी असेंबली का मतलब है टुकड़ों में आता है, असेंबल कर होता है, कभी कंप्यूटर लेते हैं, मैंने कहा मेरे को मॉनिटर पसंद आ रहा है डेल कंपनी का एग्जाम्पल, मैंने कहा नहीं कीबोर्ड मेरे को कोई और कंपनी का,
तो असेंबल करने नहीं, तो पहले बड़ा असेंबल का ट्रेंड भी चल रहा था, आपका मदरबोर्ड कोई और अलग अलग आप लेते थे और उसको असेंबल कैसे करते, तो असेंबल करना मतलब उसको मिला के फिर एक प्रोडक्ट बनता था, दैट इज असेंबलिंग। तो असेंबलिंग कॉस्ट लगती, कोई हमको करके देता, हमको नहीं समझता टेक्निकल चीजें, उसके लिए भी जो हमने दी दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉस्ट, रेडी टू यूज के पहले का। अब वो कहते हैं कि प्रोफेशनल फीस, मैंने कहा ये बिल्डिंग बन रही थी, अब मैंने कहा मुझे तो नहीं समझ में आता कि वो आर्किटेक्ट को बुलाओ कि डिजाइन कैसी होना, वो सिविल इंजीनियर को बुलाया हमने कि बताओ बताओ कंस्ट्रक्शन में कैसे करें, तो हमने प्रोफेशनल फीस पे करें, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से समझना। वो कहते हैं कि टेस्टिंग कॉस्ट नेट ऑफ प्रोसीड फ्रॉम सेलिंग आइटम प्रोड्यूस ड्यूरिंग टेस्टिंग, एग्जांपल सैंपल। अब देखो क्या हो, हमने सोची कि नहीं नहीं चलो चलो एक काम करते, एक शॉप ओपन करें। किसकी शॉप, एग्जांपल दे रहे जूस की शॉप, तो वहां पे बोले भाई जूस यहाँ पे हम बेचते हैं। अब बोले यार देखो उसके अपन वो जूस अपन पहले वो बेचेंगे बात की बात, तो अपन एक काम करते लेकिन उसके पहले एक ट्रायल रन लेते सही है कि नहीं। तो बेचारे ने यहाँ पे सपोज एक था यहाँ पे एक बंदा चिंटू, अब चिंटू ने क्या किया अपने फ्रेंड्स को सुनो 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 सबके सब आ जाओ यहाँ पे। अभी चिंटू के पूरे फ्रेंड्स आ गए, पूरे आ गए, सबको लगा फ्री में दे रहा है चिंटू, पूरे के पूरे फ्रेंड आ गए, ले रहे वाह 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 फ्री में बट रहे, चलो। तो चिंटू ने खोला अपनी जूस की दुकान। अभी चिंटू की जूस की दुकान अभी ओपन हुई नहीं, मगर उसने क्या बोला पहले टेस्ट कर लेते कैसा जूस, तो उसने बोला अपने फ्रेंड को लो तुम भी पियो, सबने जो जो बोला सबको देते गया, वहां पे लेबर काम करते लेबर को भी दे दिया, बोले चलो चलो तुम कंस्ट्रक्शन करो ये भी ले लो। अब सबको उसने दे दिया जूस। अब उसने क्या कर उसको टेस्ट करने में पैसा लगा, क्यों भाई यहाँ पर उसने कुछ खर्चा हुआ टेस्ट करने पे, उसने फॉर एग्जाम्पल फ्रूट लाएगा जो भी उसको खर्चा हुआ कुछ, लेकिन क्या कर उसने अब यहाँ पे वो मशीन जो उसके पास थी, जो मशीन वो मशीन को टेस्ट कर रहा हूं, मेरा मशीन जूस बराबर बना रही, तो मशीन तो पीपी है बिकॉज दैट मशीन इज गोइंग टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो वो बेच रहा है फॉर सप्लाई गुड्स, जो जूस बे उसके प्रोडक्शन में मशीन यूज कर, तो दैट मशीन इज पीपी, वो मशीन आपकी क्या है, वो मशीन है मेरी पीपी। तो मैंने कहा मशीन है पीपी, तो उसके तो अब उसने क्या किया यहाँ पे, तो अपने फ्रेंड्स को बुलाया, देखो यार अपन पहले ट्रायल रन रखते बराबर चल रहा है, तो उसमें क्या हो उसको खर्चा हो। तो मैं क्या था सपोज यहाँ पर उसको एक्सपेंसेस हुए, इसमें एक्सपेंसेस सपोज हो गए एग्जाम्पल 50,000 रुपीज, लेकिन चिंटू बहुत चालाक था, दोस्तों को देखो यार ये सब दोस्ती है अपनी जगह, तो टेस्टिंग करते सब बराबर है कि नहीं, मशीन वशीन सब बराबर है, तो कुछ थोड़ा सा मेरे को वो दो तुम, क्या दो थोड़े से पैसे दो यार, इतना तुम बड़े जूस वूस पी ले, तो क्या हो टेस्टिंग के वक्त इसको कुछ इनकम भी होगी, फॉर एग्जाम्पल इनकम होगी इसको सपोज 20,000 रुपए की, तो ये जो इसका 40 कितना डिफरेंस आ रहा है 30,000, ये 13,000 इसको कैपिटलाइज करना है, तो इसको इनकम भी हो गई ना बेटा, इसको इनकम भी होगी, इससे वो कैपिटलाइज जो रिमेनिंग 30,000 एक्सपेंस से 50 के 20 के उसमें क्या हो गया उसको खर्चा हो गया, तो उसका कितने के 30,000 के उसको यहाँ पर नेट यहाँ पर उसको खर्चा, क्योंकि इनकम हो गई 20 की, तो नेट उसको जो यहाँ पर एक्चुअल उसका नेट एक्सपेंस ज्यादा, एक्सपेंस 50 और आपका यहाँ पे 20,000 रुपीज के आपका उसका रेवेन्यू था, इनकम हुई, तो अब उसने जो 30,000 ही विल कैपिटलाइज। अब इसमें एक अमेंडमेंट आया था और इसमें क्या था आपने ध्यान से मेरी बात समझना, वो कहते हैं नॉट एनी एक्सेस ऑफ नेट प्रोसीड ओवर द टेस्टिंग इज डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नॉट रिकॉग्नाइज्ड टू पीएनएल। अब इसको समझना इस चीज को क्या कह रहा है, वो कहता है पहले तो सिचुएशन समझ लो ये हो क्या रही है, और इसमें ना अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें ना यहाँ पर इंडियस में और आपका आईएफआरएस में भी आपका इंटरनेशनल अकाउंट्स में एक डिफरेंस है, ये कुछ और कहते हैं, एनीवेज आप यहाँ पे ध्यान दो, वहां पे कार्व आउट बताऊंगा तो वहां पे अपन बात करेंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने किया यहाँ पे टेस्टिंग नोट के बारे में कहते, मैंने कहा टेस्टिंग एक्सपेंसेस सपोज मेरे हो गए 50,000, अब मैंने उसको बेचा, सैंपल था वो लेकिन मैंने बेचा उसको, बोला तो फ्रेंड्स को फ्री में, लेकिन मैंने उनको बेचा, तो मेरे यहाँ पे इनकम होगी, इनकम मेरी होगी सपोज 60,000 रुपीज, यहां पे मुझे बताओ तो मेरी इनकम ज्यादा हो गई ना, इनकम ज्यादा हो गई, तो यहां पे मेरे एक्सपेंस थे 50 के, इनकम थी 20, तो आपने 30 को कैपिटलाइज कर दिया, कॉस्ट ऑफ पीपल ऐड कर दिया, लेकिन यहां पर जो आपने इनकम ज्यादा हो गई, अभी आप टेस्ट ही कर रहे हो, ठीक है रेडी टू यूज टेस्टिंग ही चले, तो ये जो आपका 10,000 है, तो इसमें अब आप खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पर ये कौन सा बैलेंस है, ये एक्सपेंस के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस, बेसिक अकाउंटिंग थोड़ा दिमाग लगा, इनकम की कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस, तो यहां पे आपका ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये 10,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस, ज्यादा इनकम हो गई, इसको क्या करूं, पीएनएल में क्रेडिट करूं क्या, मैं नहीं पीएनएल में क्रेडिट नहीं कर सकते आप, इसे 16 में आप नहीं कर सकते, तो क्या करूं, तो मेरे को यहां पे इसका क्रेडिट बैलेंस जो कॉस्ट ऑफ पीपी, थोड़ा सा बेसिक अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ पीपी, कॉस्ट है ना उसके एक्सपेंस और डेबिट बैलेंस होता है, कॉस्ट क्या आपने उसमें से अपने को ये जो है आपका 10,000 जो भी कॉस्ट ऑफ पीपी रहेंगी इसको पीएल 10,000 को पीएल में लेके जाएंगे, द आंसर इज नो, पीएल में नहीं लेके जाएंगे, तो क्या करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, अगर पीएल अकाउंट में मेरे को लेकर नहीं जाना है तो मेरे को करना क्या है, तो मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पीपी रहेंगे उसमें से मेरे को डिडक्ट करना रहे, कॉस्ट में से इनकम जो एक्सेस इनकम हुई, इनकम की क्रेडिट बैलेंस उसमें क्या करेंगे, तो अमेंडमेंट आया था कुछ समय पहले, एनीवेज ठीक है, इसको आप ध्यान रखें।
तो हम लोग ने यहाँ पे रिवाइज करेंगे जैसे कॉस्ट ऑफ पीपी में हमारा क्या आएगा। अब सेकंड चीज होता है कि नोट 2 में भी उसने कहा, नोट 2 में कहा उसने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड कॉस्ट में क्या क्या हम देखें। अब एग्जांपल यहाँ पे देखिए विचार एग्जांपल ऑफ कॉस्ट नॉट कॉस्ट, जो हमको पीपी कॉस्ट में इंक्लूड करना नहीं। तो पीपी की कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपने कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन और विद न्यू क्लास ऑफ, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग कॉस्ट, अब स्टाफ ट्रेनिंग हमने न्यू लोकेशन पे आपने कोई स्टाफ को ट्रेन करो वहां पे, तो कॉस्ट पीपी तो रेडी टू यूज हो गई है, अगर अवेलेबल हो तो होगी, बस बात खत्म। अब उसका कॉस्ट इनकरिंग इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, आपको न्यू प्रोडक्ट ला रहे हो तो आपने बड़ा एडवर्टीजमेंट करे, किसी को आपने इनॉग्रेशन में बुला रहे, कैटरीना आप इनॉग्रेशन करें, क्या कॉस्ट ऑफ पीपी कैसा क्या नहीं। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी, वही चीज मैंने कहा कोई आप न्यू चीज ओपन करते हो उसमें अगर आपको खर्च होता है, देखो हमको पीपी की बात करें उसमें अगर कुछ है तो बात करो। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अदर ओवरहेड्स कॉस्ट, अब एडमिनिस्ट्रेटिव नॉट रिलेटेड टू पीपी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर एग्जांपल सैलरी, अब सैलरी कुछ हमारा एम्प्लॉय वो जॉब कर रहा है उसका क्या पीपी से, पीपी के रेडी टू यूज के लिए उसने कोई वहां पे एफर्ट्स डाला कि नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव अदर ओवरहेड्स जो भी आपकी जनरल ओवरहेड वो आपका कॉस्ट ऑफ पीपी ऐसा नहीं होता। The cost incurred with an item capable of operating in the manner intended by the manager has yet to be brought into use or operate at less than full capacity। अब इसको अच्छे से When should I cease, आगे आप देखोगे कि कब मैं बोलूं कि भाई अब कैपिटलाइज मत करो, रोक दो इसको, तो हम उसको कैपिटलाइज करना रोक देते। कब हम उसको कैपिटलाइज करना रोक, जब आपकी वो पीपी, जब आप कैपिटलाइज करना रोक देंगे जब वो पीपी आपकी रेडी होगी इन द मैनर विच इज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, जिस मैनर में चाहता उस मैनर में वो रेडी हो चुकी है, उसके बाद आप उसको कैपिटलाइज करना क्या कर दोगे, उसके बाद कैपिटलाइज छोड़ देंगे, फिर नहीं करते। अब क्या हो, यहाँ पे वो हो गई है इन द मैनर विच इज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, वो रेडी हो चुकी, उसके बाद आप उसको फुल कैपेसिटी भी यूज नहीं करते, वो उसका मतलब पीपी का क्या मतलब फुल कैपेसिटी हम उसको यूज नहीं करें, दैट डजंट मीन बात के खर्चे भी कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड करो, आप नहीं कर रहे उसको फुल कैपेसिटी पे। लेकिन आपने जब उसको वहां पर जब इन द मैनर विच इज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट क्या, तो बात होगी, उसके बाद आप उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे। क्या आपने फुल कैपेसिटी पे उसको काम नहीं कर रहे यहाँ पे, तो वो भी रेडी टू होगी ना इन द मैनर विच इज इंटेंडेड, या आप उसको यूज करो या ना करो, नॉट इज रेडी इन द मैनर विच इज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, कैपिटलाइज रोक देते, उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ पीपल ऐड नहीं करोगे। फिर कहता है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस, तो ऑपरेटिंग लॉस से आपको शुरुआत में बिजनेस शुरू करो ऑपरेटिंग लॉस हो रहे हैं, ऑपरेटिंग लॉस कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं है। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्ग, आप कोई जगह पे शिफ्ट हुए, हमने बोला कि मुंबई में ऑफिस है दिल्ली चले जाते, मुंबई में ऑफिस ऑफ दिल्ली हम लोग शिफ्ट हो गए, जब मैंने कहा कि दिल्ली हम लोग यहाँ पे तो भाई हमको रीलोकेट होने में क्या हुआ, खर्च हुआ। जब मैंने कहा रीलोकेट होने में मेरे को यहाँ पे रीलोकेटिंग वाले भाई पीपी आपका बिजनेस पहले मुंबई था, अब बिजनेस को शिफ्ट करो दिल्ली में, तो आपकी जो पीपी को भी ट्रांसफर करो मुंबई टू दिल्ली, वो खर्चे के कॉस्ट ऑफ पीपी का नहीं, वो तो रेडी टू पी पहले से थी इन द मैनर विच इज इंटेंडेड बाय द मैन। अब आप रीलोकेट कर रहे हो, क्या उसको जो भी खर्चा आ रहा है रीलोकेशन का, क्या वो भी कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा है क्या। अब उसने कहा यहाँ पे थर्ड वन, तो ये नोट आपने 1 और 2 हमने, अब आपसे थर्ड है डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन। व्हाट इज दिस, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू। अब क्या होता है कि हम लोगों की शुड बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो क्या होता है, अब आपने कोई मशीन कहीं पे इंस्टॉल करे, हमने कोई मशीन इंस्टॉल करे तो गवर्नमेंट की जगह थी, हमने किसी से जगह ली, तो लैंडलॉर्ड बोलो सुनो जब तुम 5 साल बाद जाओगे ना, जब तुम 5 साल बाद यहाँ पे जाओगे तो जो तुमने वहां पे भी गड्ढा वड्ढा करो मशीन इंस्टॉल करो, गड्ढे को बराबर भर के जाना, प्रॉपर करके जाना, ऐसी हालत में मत छोड़िए। मतलब ठीक है हम 5 साल जब यहाँ पे जाएंगे, मैंने कहा यहाँ पे मैंने कोई पीपी खरीदा, ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर मैंने कोई पीपी को परचेज किया, ये मेरी पीपी मैंने यहाँ पर परचेज किया, ठीक है, पीपी को मैंने यहाँ पर परचेज किया, और हुआ क्या यहाँ पर मेरे को उसको डिसमेंटलिंग करना रहेगा, यहाँ पर मैं उसको डिसमेंटलिंग करूँ, तो कब मेरे को डिसमेंटलिंग करना, 5 साल बाद, तो डिसमेंटलिंग 5 मेरे को कहते हैं कि यहाँ पे सपोज का 1 लाख रुपए का खर्च आएगा, पहले इसको समझो, तो ये 1 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू मेरे को निकालना पड़ेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे, क्वेश्चन में आपको देंगे प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल, दैट शुड बी कॉस्ट ऑफ पीपी। एग्जांपल के लिए मानता हूं सपोज प्रेजेंट वैल्यू इसकी आ रही है सपोज 80,000, ये आपने एफएम में भी पढ़ोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल में भी पढ़ोगे है नहीं, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल बेटा, जब आप प्रेजेंट वैल्यू एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि 80,000 है, दैट इज कॉस्ट ऑफ पीपी, तो ये कॉस्ट ऑफ पीपी का आपका क्या हो जाता है, हिस्सा हो जाता है। अगर मैंने कहा ये मैंने पैसा नहीं पे किया, सपोज मैंने पीपी को खरीदने के लिए यहाँ पे मैंने 10 लाख रुपए यहाँ पे भी खर्च किया, तो मैं एंट्री क्या पास करूँ, 10 लाख मैं एंट्री पास करूँ यहाँ पे पीपी अकाउंट डेबिट, जो मैंने खर्च किया दैट इज 10 लाख, और 80,000 प्रेजेंट वैल्यू जो मेरे को एग्जांपल 80,000 में कह रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू जो कि मेरे को डिसमेंटलिंग चार्जेस 5 साल बाद कर, टोटल अमाउंट मैं यहाँ पे रिकॉग्नाइज करूँ इसको 10,80,000, इसको मैं यहाँ पे मैंने अभी कितना पैसा दिया, अभी मैंने दिया 10 लाख रुपए, अभी कितना दिया मैंने 10 लाख रुपए, और मेरा यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग चले जाएगा मेरा कितना 80,000, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग
वो 80,000। इस तरीके से अपने को इसको भी लिखना होता है, किस पे एकदम प्रेजेंट वैल्यू हम लिखते हैं। अब ये भी चीज होती है, लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो गलत बात, मतलब क्या क्या गलत बात है बोलो। आप बोलेंगे सर आज 80,000 रुपीज आपने प्रेजेंट वैल्यू को वहां पे पीपी कॉस्ट का हिस्सा मान लिया, लेकिन आपको तो 5 साल बाद 1 लाख रुपए देना है। तो जब तो वो प्रोविजन को मैंने यहाँ पे कितने से क्रेडिट किया, प्रोविजन का आप कहोगे मैंने यहाँ पे प्रोविजन कितने से क्रेडिट किया, 80,000 रुपीज से मैंने। तो मैं कहता हूँ कि 80,000 रुपीज से मैंने प्रोविजन क्रेडिट किया, लेकिन मेरे को यहाँ पे 5 साल बाद तो 1 लाख रुपए देना। मैंने क्रेडिट किया 80 से, 5 साल बाद देना मेरे को कितना, 1 लाख रुपए मेरे को 5 साल बाद देना। तो सर प्रोविजन में तो जब 80 देखेंगे आप बस सही है, लेकिन वो 20,000 कॉस्ट ऑफ पीपी मत मान लेना। हर साल आपको जर्नल एंट्री फॉर अनवाइंडिंग एट ईयर एंड, मतलब आप हर साल में डेबिट करूंगा और क्रेडिट फाइनेंस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंडिंग, मतलब जो भी आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो आप प्रोविजन आपने यहाँ पर पहले प्रोविजन में बैलेंस आपका 80,000, जो भी आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो उसको आप उतने से मल्टीप्लाई करोगे जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रोविजन, और यू आर गोइंग टू पास एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो आप पीएनएल अकाउंट को डेबिट करोगे तो ये आपको जो डिफरेंस आ रहा है 80 में प्रेजेंट वैल्यू में और 1 लाख में 20,000 रुपए, दैट इज वो कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं है। क्या वो कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा, आंसर इज नो, कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं है। तो उसका क्या होगा सर, हर साल पीएनएल में जाएगा, अनवाइंडिंग ऑफ, या हर साल पीएनएल अकाउंट फाइनेंस मतलब पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, पीएनएल टू प्रोविजन, ये एंट्री आपके पास। और आपको क्या होगा, जो भी आपका प्रोविजन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसके ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर जो आपको इंटरेस्ट रेट है उसको आप मल्टीप्लाई कर जाएंगे उसमें, और वो कैलकुलेटर को एंट्री पास जाएगा। एट द एंड ऑफ 5th ईयर आपका प्रोविजन यहाँ पे, ये आपको जो प्रोविजन इट विल बी एट 1 लाख ऑन, आपके 80 से आपने पहले क्रेडिट करे थे, और वो हर साल फिर आप उसको वो अनवाइंडिंग करते जाओगे, वो 20 ओवर द पीरियड आपका बराबर ऐड होगा, क्योंकि आपने 1 लाख से आप बेटा प्रेजेंट वैल्यू निकाल, प्रेजेंट वैल्यू 80 पे लिखा हुआ है, अब वापस इस पे जाते तो दैट विल कम 20,000 से बराबर ऐड होंगे जब आप पीएनएल अकाउंट डेबिट प्रोविजन अकाउंट एंट्री 1 लाख आपका बैलेंस आ जाएगा वहां पे जब भी 5 साल बाद, एंड देन यू विल पे फॉर इट। यहाँ पे प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश और बैंक अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट आपका वहां पे होगा डेबिट करें। अब यहाँ पे ये हमारा कॉस्ट ऑफ पीपी का हम लोग का क्या होता है, हिस्सा होता है। अब यहाँ पर अगर मैंने कहा कि एक्वायर्ड कर, जरूरी नहीं है कि मैं एक्वायर करूं, ये भी तो हो सकता है कि मैंने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है यहाँ पे, तो फिर हमको क्या करें, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वो कहता है कि कॉस्ट डिटरमाइन यूजिंग द सेम प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल अपने अभी वहां पर बात करें वही चीज होगा, बस कंस्ट्रक्शन लेबर ये सब ज्यादा। लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज आइटम को हमको यहाँ पे इंक्लूड नहीं, एबनॉर्मल वेस्टेज आइटम को हमको इंक्लूड यहाँ पर नहीं करना है। एबनॉर्मल से फिर मटेरियल हो, लेबर हो, रिसोर्स जो भी एबनॉर्मल आइटम का कॉस्ट ऑफ पीपी का दैट विल चार्ज टू प्रॉफिट। और अगर आपका इंटरनली प्रॉफिट को एलिमिनेट करा, इंटरनली प्रॉफिट फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपको 2 डिपार्टमेंट, आप एक डिपार्टमेंट मैं ए हूं आप बी हो, तो मैंने कहा मेरे को कुछ यहाँ पर लेबर्स लग रहे, अब लेबर लग रहे, मैंने कहा लेबर के एक्चुअल में कॉस्ट जो आती है हम लोग, या मैं ऐसा कहता हूँ एक की हमारी कंपनी को लेबर का कॉस्ट सपोज आता है 1 लाख रुपए, तो जो लेबर काम करे कंस्ट्रक्शन 1 लाख रुपए, लेकिन यही लेबर मैं बाहर से अपॉइंट करके कॉन्ट्रैक्टर को बोलूँ नहीं तुम लेबर मेरे को भेजो या कंस्ट्रक्शन कर, तो 1,20,000 रुपए ले। आई कैन नॉट से दैट नहीं देखो मेरा 1 लाख में काम हो, मेरे लेबर से 1 लाख में हुआ, लेकिन बाहर से लाता तो 1,20,000 में होता था, 30,000 रुपए तो मेरे बच गए, तो दैट इज प्रॉफिट। तो नहीं वो प्रॉफिट आप ये नहीं बोलोगे 1,20,000 पे कॉस्ट ऑफ पीपल, ना 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 ना, उसमें 20 आप 20,000, अरे भाई वो बाहर से आप लेबर बुलाते आप उतनी कॉस्ट इनकर्ड करते तो वो कॉस्ट ऑफ पीपी का ऐसा 1,20,000, लेकिन क्या अभी वो 1,20,000 द आंसर इज नो नहीं है। मैंने कॉस्ट इनकर्ड कितनी किया 1 लाख, तो जो आप इंटरनली प्रॉफिट जो है दैट शुड बी नोशनल प्रॉफिट, दैट शुड बी नहीं। मैंने 1 लाख रुपए इनकर्ड किया लेबर को कंस्ट्रक्शन में, तो 1 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ पीपल का हिस्सा होगा। देन इट सेज द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ इंडिया 23, वहां पर हम बात करेंगे, अगर आपने पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े तो उसका टेंशन मत लेना। इंडिया अगर 23 तो वैसे तो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं होता, लेकिन अगर इंडिया कहते हो आपके इंटरेस्ट आपको कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं होता, लेकिन अगर आपको बोरोइंग कॉस्ट इंडिया 20 अगर कहता है तो वो कॉस्ट ऑफ पीपी हिस्सा होता है, वो अपन ये जनरली नहीं होता, लेकिन वहां एक्सेप्शन है, अगर वो कहता है उसके हिसाब से अगर होता है तो कॉस्ट ऑफ पीपी कैसे बोरोइंग कॉस्ट हिस्सा होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आईसी के स्टडी मटेरियल में आप क्या एग्जांपल ऑलरेडी प्रिंट अप ध्यान से समझना। वो कहते हैं कि मून लिमिटेड इनकम द फॉलोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू द कंस्ट्रक्शन न्यू फैक्ट्री एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू द लोकल मार्केट। द बिलो टेबल इलस्ट्रेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन बी कैपिटलाइज्ड। अब अपने को ये आंसर वहां पे ऑलरेडी लिखा, बस सुनना है आपको कि आपको यहाँ पे कौन सा कॉस्ट मतलब कॉस्ट पीपी की कॉस्ट में मेरे को ऐड करना। तो मैंने साइट प्रिपरेशन कॉस्ट 1000, साइट प्रिपरेशन 150, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा होता है, यस होता है, तो यहाँ पे यस ये इंडिया 16 के कॉस्ट ऑफ पीपी हिस्सा होगा। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल यस 2000 ये भी होगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग 10,000 इनकर्ड ड्यूरिंग एंड
इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, मेरे को तो ये तो एबनॉर्मल नेचर का हो गया ना, रुपीज इन 1000 है इसलिए 10 है, 10,000 रुपीज 1000 यहाँ पे, तो इसीलिए वो तो 10,000 है, कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं, क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल, इसलिए 1160 यहाँ पे 115, इसमें से 10 उसने माइनस करा, 1160 माइनस दैट रुपीज माइनस 10,000 दैट इज 1। टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोसेस, टेस्टिंग की जो खर्च है कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा, 200 खर्च करे 200 का हिस्सा रहेगा। फिर कंसल्टेंसी फीस, यस हमने बोले को इंस्टॉल कैसे करो, बुलाओ सिविल इंजीनियर को, हमको नहीं समझता, आर्किटेक्ट को बुलाओ, उसने हमको कंसल्ट किया, 300 ले लिए, तो ये कॉस्ट ऑफ हिस्सा होता है। देन रीलोकेशन ऑफ, ये तो मैंने कहा रीलोकेशन, न्यू फैक्ट्री रीलोकेट होते, मशीन भी जा रही वहां पे, लेबर भी जा रहे हैं, वर्कर सब जा रहे हैं, तो उनका खर्चा कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं, तो इसलिए 450 आपने इनकर्ट करे, यहाँ पर वो इसीलिए नहीं आया। ये कॉलम है इंडेस 16 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा क्या है। फिर वो अपने से कहते हैं पे जनरल ओवरहेड, तो जनरल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं होता, एस्टिमेटेड कॉस्ट ये प्रेजेंट वैल्यू पे लिखा है, मैंने आपको बताया प्रेजेंट वैल्यू पे अपने को लिखना होता है 200, आप टोटल करोगे तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा, एग्जांपल, तो कॉस्ट ऑफ पीपी का हमारा हिस्सा हो गया। अब ये जरूरी नहीं होता कि बेटा हम लोग जब कोई एसेट को एक्वायर, एसेट को ये जरूरी होता है कि आई मीन टू से जब हमारे कोई पीपी हमारे पास है, तो जरूरी होता है कि हम मार्केट से ही करें, हो सकता है हमने मार्केट से एक्वायर करें, हो सकता है हमने कंस्ट्रक्ट करें, लेकिन ये भी हो सकता है गवर्नमेंट ग्रांट में, गवर्नमेंट ग्रांट जब मिलती है वो उसके गवर्नमेंट ग्रांट पे इंडिया जो वहां पर हम लोग उसके बारे में बात, लेकिन कभी हम एक्सचेंज भी करते, तो आगे चल के आएगा कि हमने कभी कोई यहाँ पे हमारी पीपी को एक्सचेंज करे तो हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीट क्या होना चाहिए, उसके बारे में एक्सचेंज करते तो क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करें। अब वो कहते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि इंसिडेंटल ऑपरेशन, मतलब हमारा इंटेंशन ही, हम तो अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं एग्जांपल के तौर, अब सपोज ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये बिल्डिंग का मेरा क्या चल रहा है, ये बिल्डिंग का मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन करते वक्त मैंने कहा यहां पर जगह है, यहां पर कोई जगह है, ऑलरेडी काम चल रहा था, तो हमने क्या करे, लोगों को बोले यार ये जो यहां से एक रोड जाता है और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, लोगों को बहुत दिक्कत जाती पार्किंग की, हमने बोले एक काम करो, हमारा तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमने बोले लोगों को अपनी कार यहाँ पे पार्क कर दो, हमारे पास जगह, लोगों को ऑप्शन दी कि कार यहाँ पे पार्क कर सकते हो, लोगों ने बोले कि हाँ ठीक है यहाँ पे वो लोग कार पार्क कर दे, लेकिन ये तो मेरी इनकम होगी ना, मैं तो बिल्डिंग बना रहा हूं यहाँ पे, तो ये इनकम को कहाँ लिखो, तो हमको इंडेस कहता है, यहाँ पे कहते हैं कि ऑक्यूर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ पीपी नॉट इसेंशियल टू ब्रिंग द एसेट, ऑब्वियसली वो भाई हमारा रेवेन्यू हुआ, लेकिन उसका कोई लेना देना बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से नहीं है, तो यहाँ पे अर्निंग इनकम जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइट एज ए कार पार्क, दैट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये जो आपकी इनकम हुई है तो आप पीएनएल अकाउंट में उसको अपनी इनकम बताओ। अब मैं आता हूं मेजरमेंट वाले पार्ट, मेजरमेंट का मतलब मैं कैसे उसको रिकॉग्नाइज करूं, कैसे मेजर किस पे करूं, इसको हमने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनिशियली तो आपने कॉस्ट पे लिख लिए, इनिशियली हमने उसको कॉस्ट पे लिख लिया, अब मैं आ रहा हूं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियली वी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, अब सब्सिक्वेंटली मैं उसको किस पे लिखूं, आई हैव टू ऑप्शन, आई कैन गो विद द कॉस्ट मॉडल, इनिशियली तो मेरे को कॉस्ट पे लिखना था, बाद में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कॉस्ट मॉडल पे जाऊं उसको कि रिवैल्यूएशन मॉडल, एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करता हूं, पहले वी विल डिस्कस व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट मॉडल। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट मॉडल है आपका, तो कॉस्ट जो भी तो उसकी वो आपने लिखे, जो भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको होता है वो आपने वहां से माइनस करे, तो कॉस्ट मतलब ग्रॉस ब्लॉक पे लिखा हुआ है, उस पे से आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो भी आज तक के डेप्रिसिएशन चार्ज करे माइनस करे, तो वो आपका कैरिंग अमाउंट पे आ गया, ठीक है। मगर एक और था आपका अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी इसमें से सेपरेट इंडेक्स ऑन इंपेयरमेंट लॉस, हाँ बात करेंगे, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस भी इसमें से माइनस करा था, जो भी वैल्यू आई दैट इज कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट का मतलब बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू हमारी बुक में किस वैल्यू पे कैरी कर रखा है दैट इज बुक वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपसे यहाँ पे कहा कॉस्ट मैंने यहाँ पे लिया, उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे करा, उसमें अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, तो इंपेयरमेंट लॉस जो यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस जो आपके अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस वो भी आपको माइनस, और इंपेयरमेंट लॉस की फिक्र मतलब उसके लिए सेपरेट इंडेक्स, तो वहां बात हुई, तो ये आपका आगे कैरिंग अमाउंट, लेकिन क्या मेरे पास और एक कोई ऑप्शन है, मैंने कहा तुम्हारे पास एक और ऑप्शन, आपने कैसे कौन सा ऑप्शन, वी हैव द रिवैल्यूएशन मॉडल, अब रिवैल्यूएशन मॉडल के जितने भी पॉइंट रिवैल्यूएशन मॉडल से रिलेटेड है वो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा, कार्ड भी बना हुआ है, ध्यान से बात मेरी बात, रिवैल्यूएशन होता क्या है, हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल में बेसिकली बेटा हमारी जो बुक वैल्यू होती है फेयर वैल्यू से कंपेयर करते, तो बुक वैल्यू फेयर वैल्यू को कंपेयर करते, और जो भी कम ज्यादा होगा उसको हमको एडजस्ट करते, उसकी अकाउंटिंग में मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि बुक वैल्यू है सपोज 10,000 और मैंने कहा मार्केट में कीमत इसकी है सपोज फेयर वैल्यू, मार्केट में कीमत है इसकी 12,000, तो मेरे को वैल्यू को 2,000 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, तो वी हैव ऑप्शन कि हम उसको कॉस्ट मॉडल फॉलो करते, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करें, तो इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल अगर मैं कहता हूं कि बुक वैल्यू मेरी यहाँ पे 10, मार्केट में कितनी फेयर होती है, यहाँ पे अपवर्ड ये बढ़ रही है,
लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट में वैल्यूज की कम है, तो अकाउंटिंग सपोज मार्केट में कहते हैं कि 7,000, तो कैसे अकाउंटिंग है, तो हर साल चेंज होता होगा, कभी मार्क फेयर वैल्यू बढ़ रही, कभी फेयर वैल्यू कम हो रही, तो कैसे में इसकी अकाउंटिंग भी वाइज करेंगे। लेकिन क्या सर ये हर साल का हेडेक है क्या, कि हर साल हमें बुक वैल्यू को और ये फेयर वैल्यू को कंपेयर करो, द आंसर तो हर साल हमको नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी, पहला पॉइंट फ्रीक्वेंसी मेरे को यहां पे देखना है कि आइटम विद सिग्निफिकेंट एंड वोलाटाइल फेयर वैल्यू, मतलब वो बहुत चेंज होते, तो फिर आप एनुअल रिवैल्यूएशन साल में हर बार करना चाहिए एक बार, और जनरल बैलेंस शीट डेट पे। दूसरा आइटम विद इनसिग्निफिकेंट फेयर, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, लेकिन हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते, तो आप 3 और 5 साल में एक हाल बार आपने बस बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू को कंपेयर कर लेना चाहिए, तो बहुत ज्यादा चेंज वो नहीं। अब मैंने कहा यहाँ पे सेकंड इज ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, इसको अच्छे से समझना, इसमें आईसीए के स्टडी मटेरियल का एक एग्जांपल भी मैं यहाँ पे फ्रैक्शन कॉस्ट पे भी वन एक डेफर्ड पेमेंट वाले आईसी की भी मैं आपकी इलस्ट्रेशन, अब ध्यान से बात मेरी बस समझ, देखो क्या हो रहा है। अब हमसे कहते हैं यहाँ पे कि यहां पर मैं आया कि भाई वो कहते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जब मैं रिवैल्यू करता हूं, तो मैंने कहा कि जब मैं रिवैल्यू कर रहा हूं तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या, भाई आप तो बुक वैल्यू को और फेयर वैल्यू को कंपेयर करके आप उसका जो ग्रॉस ब्लॉक है उसको आप कम ज्यादा करते जा रहे हैं, ग्रॉस ब्लॉक मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के पहले, तो उसको तो हम लोग कम ज्यादा करते जा रहे हैं, लेकिन क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी चेंज करो, द आंसर इज यस। अब कैसे करें, उसके दो तरीका, तो वो कहते हैं कि मेथड 1 डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच एंड मेथड 2 रीस्टेटमेंट अप्रोच। अब इसको समझना एक एक करके क्विक रिवाइज करें। अब मैंने कहा एक तरीका वो कहते हैं कि जो भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको एलिमिनेट करो, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे देखो ये आईसी स्टडी मटेरियल में ये कहते हैं कि जुपिटर लिमिटेड हैज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद इनिशियल कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी, सॉरी यस 1 लाख, इनिशियल कॉस्ट इसकी 1 लाख, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू रुपीज 50, एक्चुअल में देखा जाए तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 55,000 है, तो ये जो था आपका 1 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। Now the fair value of the asset by reference to transaction in the similar asset is assessed to be 65। अब आप समझो, मैंने कहा आपसे, मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ कि 1 लाख उसकी यहाँ पे कॉस्ट है, अब उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें 55,000 रुपए, तो देखा जाए तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू अगर आज उसकी मैं नेट बोलूं तो उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, दैट इज कमिंग 45,000, and we want to do the revaluation is 65,000, it means we have to increase the value by how much, we have to increase the value by rupees 20,000 से मुझे उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है, लेकिन आप 20,000 कर, व्हाट अबाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये कहता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को सीधा आप क्या कर दो यहाँ पे इसको एलिमिनेट करो। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस था तो बताओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप बेसिकली क्या करो उसको आप डब्ल्यूडीवी पे लेकर आ जा रहे, सपोज ये मेरा एसेट अकाउंट है, थोड़ा दिमाग लगाना भी, ये मेरा एसेट अकाउंट है, ये मेरा एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट को मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज में लिख रखा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना था बेटे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है मेरा 50, तो 1 लाख रुपीज मैंने यहाँ पे उसको 1 लाख रुपीज में यहाँ पे लिखा था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस उसका क्रेडिट बैलेंस 55,000। अब मैंने कहा इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे बढ़ाना है मेरे को, 55,000 अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो, तो वो क्या, अगर इसका आप नेट इफेक्ट देखो, अब नेट इफेक्ट देखो 1 लाख रुपए, समझना लॉजिक समझना, 1 लाख उसकी कॉस्ट थी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका 55,000, उसका नेट इफेक्ट है तो उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी 45,000 रुपीज में, उसकी 45,000 उसकी डब्ल्यूडीवी, ध्यान से आपने समझा, डब्ल्यूडीवी मैंने कहा उसकी 45,000 रुपीज, नेट इफेक्ट तो वही हो रहा है। अब वो कहते हैं कि नहीं फिक्र मत करो, अगर मैं 20 से बढ़ा दूंगा, 20 से मैं बढ़ा दूंगा, फेयर वैल्यू 65 तो 20 से बढ़ा, इट शुड बी 65, वही चीज अभी होने वाली। वो कहते हैं कि एंट्री यहाँ पे पास करो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 55,000 रुपीज यहां से हटा, उसको डेबिट करें, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको कैंसिल करना आपको क्या करना है, डेबिट, तो हमने यहाँ पे एंट्री पास करें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू पीपी अकाउंट, पीपी में आपने 55,000 रुपीज से क्रेडिट करे, वो आगे आपको बुक मतलब कैरिंग अमाउंट पे 1 लाख था, उसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो कैरिंग अमाउंट दैट इज 45, अब आप उसकी तो यहाँ पे 45 पे आ गए, अब उसको यहाँ पर आपने इसको तो कैंसिल, उसके बाद आपने जो भी नई एसेट ले रहे हो जितने से मीन रिवैल्यू कर रहे वो 20,000 से कर रहे, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन तो 20,000 रुपए से कर रहे, तो इट द बैलेंस विल कम 65 ही आएगा। आप यहां पर देखो कि एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो ये आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया 20 और एसेट को आपने 20 से डेबिट करे तो उसकी कैरिंग अमाउंट 65 है, तो वही मैंने आपको अकाउंट बना के बताया। देखो यहाँ पे अकाउंट बना के, यहाँ पर आपका था ओपनिंग था 1 लाख, आपने उसको रिवैल्यू कर तो आपने बोला अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल, वहां से आपने उसको हटा के आप आगे कैरिंग अमाउंट 45 पे आ गया, फिर हमने 20 से बढ़ाया उसको, इंक्रीज इन एसेट डेबिट के 20 से, क्या आपका बैलेंस आ गया 60। अब दूसरा तरीका कहते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेप्स आपको लिख दिया,
दूसरा तरीका रीस्टेटमेंट अप्रोच। व्हाट हैपन इन केस ऑफ रीस्टेटमेंट अप्रोच, वो आपसे कहते हैं कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। अब हमको वो पहले ये देखो कि रिवैल्यूएशन गेन और लॉस कितना हुआ है परसेंटेज फॉर्म, उसका कैलकुलेट कैसे करो, तो फॉर्मूला इसका यहाँ पे सरप्लस डिवाइड बाय कैरिंग अमाउंट। व्हाट डू मीन बाय सरप्लस? सरप्लस का मतलब फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट। तो आप बोलेंगे सर व्हाट डू मीन बाय कैरिंग अमाउंट? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एग्जांपल के थ्रू समझते फिर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो। अब देखो स्टडी मैट में यहाँ पे दिया हुआ है कि कैरिंग अमाउंट उसी का सेम चीज वो करा है। कैरिंग अमाउंट आपकी यहाँ पर कितना है बेटा? कैरिंग अमाउंट कितने से आपकी 1 लाख रुपीज। अब मेरे को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है उसका, आई मीन उसकी कॉस्ट 1 लाख थी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना उसका 55। तो मेरी यहाँ पे कैरिंग अमाउंट होगी 45,000 रुपीज, बुक वैल्यू कितनी 45 पे आ गई, मैं उसको रिवैल्यू करने जा रहा हूँ 65 पे। तो मेरे को कितने का सरप्लस होगा? 20,000 रुपीज का रिवैल्यूएशन, 20,000 रुपए से मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। यस, अब मेरे को गेन, ये फॉर्मूला क्या है? मैंने यहाँ पे सरप्लस निकाला, तो सरप्लस का फॉर्मूला हमने अभी बात करी। ये सरप्लस का फॉर्मूला मैंने बात की, तो फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट। यहाँ पे देखो आपने वही करे ना, फेयर वैल्यू आपकी कितनी थी 65,000 आपकी फेयर वैल्यू, और कैरिंग अमाउंट थी आपकी 45। कैरिंग अमाउंट इज व्हाट? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कैरिंग अमाउंट को यहाँ पे एक्सप्लेन, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 45 थी, तो मेरा सरप्लस हो गया 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए मेरा सरप्लस, तो मैंने लिखा कैरिंग अमाउंट यहाँ पे डिवाइड बाय कैरिंग अमाउंट इज 45,000। तो कैरिंग अमाउंट 45, तो मेरे को कितने का वहां पे सरप्लस परसेंटेज मैंने 44, तो मेरी जो भी, तो यहाँ पे हमारा 44.4% से बढ़। अब देखो वो कहते हैं कि इसी प्रोपोर्शन में आप यहाँ पे एसेट को, एसेट की कॉस्ट कितनी आपकी, दैट इज एसेट की कॉस्ट है आपकी कितनी 1 लाख। तो 1 लाख को 44.44%, दैट इज 44,444 ये आपका आ गया। उसके बाद वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो 55,000 का था उसको भी 44.44% से बढ़ा दो, इज 24,444। अब आपका रिवैल्यूएशन 20,000 से का, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में गया। देखो चीज एक ही है, वहां पर भी आपका कितना आता है, यहां पर भी आपका 65,000 ये बैलेंस आ रहा था 60, यहां पर भी आपका 65 ही बैलेंस आएगा नेट इफेक्ट। अब ध्यान से थोड़ा, मैंने कहा ये है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये क्या आपका, ये हम लोगों का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और मैं कहता हूं कि ये है मेरा पीपी अकाउंट, ये मेरा पीपी अकाउंट। अब ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने कहा पीपी का ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास कितना था, पीपी का ओपनिंग बैलेंस वो है मेरा 1 लाख, और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना मेरा 55,000। अब मैं कहता हूं कि यहां पर मैंने पीपी को बढ़ा 44,400 से, 44,444 से अगेंस्ट आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये 24,444 और ये हो गया 20,000, ये आपने बढ़ा दी, रिवैल्यू कर जाओ। अब आपने क्या करे, आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रिएट करे 24,444। अब इसकी बैलेंसिंग करो यहाँ पे, तो ये आ रहा आपका 1 लाख प्लस 44,444, इट विल कम 1,44,444, और ये आपका 50,000 प्लस 24, क्या है आपका 79,444। अब ध्यान से समझे, इसका आप नेट इफेक्ट लो, नेट इफेक्ट लो दोनों का, तो यहां पर आया 1,44,444 माइनस 79,444, तो आपका जो बैलेंस आ रहा है दैट इज कमिंग 65,000। तो यहां देखो नेट इफेक्ट अगर आप देखोगे दैट इज कमिंग 60। लिखने का तरीका अलग, स्टेप्स आपने ख्याल रखना है, यहां पर भी 65 है और यहां पर भी देखोगे तो 65। एक स्टेप्स आपने सबसे पहले आपने गेन कैलकुलेट, हाउ वी कैलकुलेट गेन और रिवैल्यूएशन गेन और सरप्लस डिवाइडेड बाय कैरिंग। व्हाट डू मीन बाय सरप्लस? तो सरप्लस यहां पे एक्सप्लेन करेंगे, सरप्लस फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट। व्हाट डू मीन बाय कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट इज कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड, दैट इज कैरिंग अमाउंट। ये आपने यहाँ पे सरप्लस आपने करें, उतने से ही आपको क्या करें फिर इंक्रीज आप कर दोगे यहाँ पे, इंक्रीज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड ग्रॉस ब्लॉक ऑफ एसेट बाय कैलकुलेट। जो आपने जो भी स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट, उतने ही परसेंटेज से आपने वहां पे देखिए एसेट को आपने बढ़ा, आप उतनी परसेंट से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और आपने वहां पे जो ग्रॉस ब्लॉक था उसको बढ़ा दिया। अब ये एंट्री क्या पास है, एसेट अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू रिवैल्यूएशन। ओके, नेट इफेक्ट दोनों ही, फिर आप पहले से जाओ या दूसरे, नेट इफेक्ट दोनों का ही सेम है। तो नेट इफेक्ट पहले भी 65 बैलेंस आ रहा था, और दूसरे में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ऐड करूंगा उसके बैलेंस को, तो दैट इज कमिंग 65,000, तो वो 65,000 ही हमारा आ रहा है। अब आता है मेरे नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे, अब रिवैल्यूएशन ऑफ एंटायर क्लास। ये बड़ा सिंपल है कि जब भी आप रिवैल्यू करते हो तो पूरे एंटायर क्लास को आप रिवैल्यू करो। तो व्हाट डू मीन बाय पूरे एंटायर क्लास को रिवैल्यू करो? एंटायर क्लास को रिवैल्यू करो मतलब आपका सेम नेचर का, वो आपसे कहते हैं सेम नेचर का, सेम नेचर सेम कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। अब ना इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी उसका एक एग्जांपल दिया, इसको समझना। फॉर एग्जांपल एंटायर क्लास में उसने यहाँ पे कैटेगराइज करके दिया, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, शेप, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, फर्नीचर फिक्चर्स,
ऑफिस और इक्विपमेंट बेरर प्लांट। तो आपको उससे क्या किया यहाँ पे, एक कैटेगरी बना, लेकिन इंस्टीट्यूट के ही स्टडी मटेरियल में एक एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल को मैंने यहाँ पे लिखा हूं कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग हमको नेचर और कैरेक्टरिस्टिक देना। भाई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की लाइफ अलग हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती आपकी? तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की लाइफ क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल वहां पे बहुत मैन्युफैक्चर हो सकता है, उसकी लाइफ कम हो। अब आपके ऑफिस बिल्डिंग, उसकी लाइफ हो सकती है ज्यादा। जो भी लाइफ हो, दोनों का नेचर देखना। बिल्डिंग नहीं कि एडेड का तो बिल्डिंग है चलो एक ही क्लास में, नहीं, उनका नेचर भी हमको देखना पड़ेगा। तो ऑफिस बिल्डिंग का नेचर अलग है और आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का नेचर, तो उसको आपको अलग अलग रिवैल्यू करना रहेगा। तो आप रिव्यूअल में एंटायर क्लास कर सकते हो, लेकिन आपको यह देखना है कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक देना अगर वो सेम रहे तो हम उसको क्लब कर सकते हैं। नाउ फोर्थ वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस और डेफिसिट अराइजिंग ऑन रिवैल्यू। अब आपने रिवैल्यूएशन करे, अब ध्यान से अब आप मेरी बात समझना। तो रिवैल्यूएशन जब मैं कर रहा हूं तो पहले मैंने कहा कि पहली बार रिवैल्यूएशन का फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन और ये सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, तो दोनों में फर्क है बेटा। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में आपका फर्क है। अब वो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ तो आपका पहली बार रिवैल्यूएशन हुआ, तो आपने यहां पे सिंपल बेसिक अकाउंटिंग, तो आपका रिवैल्यू करे तो आपका बुक वैल्यू, सपोज यहां पे मैं कहता हूं बुक वैल्यू, सपोज यहां पे मैंने कहा, यहां पे बुक वैल्यू मैं ले लेता हूं 1 लाख, मैं उसको फेयर वैल्यू या रिवैल्यू करना चाहता हूं 1,20,000, तो एक गेन है बढ़ा रहा हूं। तो ये इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट मेरी बढ़ी, इंक्रीज इन एसेट, तो मैं एंट्री पास करूंगा, गेन हुई, तो यहां पे ये एंट्री पास होंगे आप लोग क्या, पीपी अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन से, और वो कहेंगे ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव, ओसीआई में जाएगा आपका। अगर वो वैल्यू कम हो रही, जितने से बढ़ा उतने से करो, 20,000 से बढ़ा उतने की बात करो। अगर मैंने कहा नहीं पहली बार में ही कम हो गया था, मैंने कहा बुक वैल्यू थी 1 लाख लेकिन फेयर वैल्यू थी उसकी 70,000, तो उस मैंने कहा, वो कहते कि पहली बार में ही कम हो गया, तो कितने से कम हुआ, तो सब तो होता 1 लाख का, कम हो के 70,000, पहली बार में रिवैल्यू कर दो, 30 से कम करा, तो वी डोंट हैव एनी बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सर, पहले वो कम हो गया, तो वी चार्ज टू प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीपी अकाउंट, पीएनएल में चलाएगा। अब ये आपने पहली बार रिवैल्यूएशन करे थे, तो दैट में बी ए गेन और दैट में बी ए लॉस। अब मैं आता हूं सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, बाद में हर साल या 3 साल 5 साल में जब भी आप रिवैल्यू करें, उस वक्त भी दो पॉसिबिलिटी है कि आपकी गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। गेन कब होगा, जब बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू ज्यादा, सॉरी फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा, तो अगर फेयर वैल्यू हमारी ज्यादा, फेयर वैल्यू अगर मेरी ज्यादा है तो फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है, तो गेन हुआ। अब इसको समझेंगे, और हो सकता है कि जब आप कंपेयर करो तो बुक वैल्यू कम है, बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से कम। अब ध्यान से समझना, क्या आप बुक वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो बुक वैल्यू को बढ़ रही है अगर, तो गेन है, कैरिंग अमाउंट बढ़ रही है तो गेन है, कैरिंग अमाउंट को कम करना पड़ रहा है जब आप फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हो, लॉस है आपका। अब मैंने कहा कि क्या वो कहते हैं कि हैड एसेट एक्सपीरियंस गेन और लॉस इन प्रीवियस ईयर, अगर वो कहते हैं कि पास में तभी आपको गेन और लॉस हो, अगर मैं देखिए प्रीवियस गेन हो, अब इसको अच्छे से समझना, तो प्रीवियस गेन हो तो आपने ओसीआई में ट्रांसफर करते गेन में, दोबारा गेन हो गया हमको, दोबारा यहां पे देखिए गेन है, दोबारा अगर हमसे गेन हो गया तो दैट विल ट्रांसफर टू ओसीआई ऑनली। अब मैं आपसे कहता हूं बेटे, अगर आपने पहली बार वहां पे मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रीवियस आपका लॉस हुआ था, आपने पहली बार यहां पर पीएल में लेके गए थे क्योंकि आपका लॉस हुआ था, तो रिवैल्यूएशन लॉस था, तो आपने पीएल में लेके, लेकिन अब गेन हुआ, तो अब गेन हुआ तो मैं ओसीआई में पूरा ट्रांसफर नहीं करूंगा, पहले जितना पीएल में चार्ज, सपोज मैं एग्जांपल कहता हूं यहाँ पे 30,000 रुपीज से मैंने यहाँ पे पीएल में चार्ज किया, लॉस हुआ था, तो जब मेरे को यहाँ पे गेन हुआ, सपोज मैं गेन एग्जांपल के तौर पे कहता हूं कि 40,000 मेरे को, तो क्या ये 40,000 में पूरा का पीएल में चार्ज करूंगा? नहीं, वो कहता है पीएल में लेके चले जाओ आपका लॉस हो, लेकिन वो कहता है कि टू द एक्सटेंट इट रिवर्स प्रीवियसली रिकॉग्नाइज। अब आपका यहाँ पे गेन हो रहा है तो ये गेन पूरा नहीं लेगा, मैक्सिमम गेन आप पीएल में कितना लेके जा सकते हो, जितना आपने पहले लॉस लेके गए, लॉस हमने पहले कितना लेके गए थे, सपोज 30,000, तो ये गेन भी मैक्सिमम 30 ही पीएल में जाएंगे, और बैलेंस कहा जाएगा दैट विल ट्रांसफर टू ओसीआई। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपको यहाँ पे 40,000 हुआ, लेकिन आपने टू द एक्सटेंट प्रीवियसली, आपने प्रीवियसली पहले 30,000 लगे, उतना ही आप यहाँ पे रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि पीएल में डेबिट मैंने पहले 30 थी, तो मैक्सिमम उतना ही मैं रिवर्स यहाँ पे 30 से कर सकता हूँ, रिमेनिंग 10 विल गो टू ओसीआई। ओके, अब मैं कहता हूँ सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन किया मैंने, तो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो सकता है कि मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। अब पहली बार से कंपेयर कर रहे हैं, तो सब्सिक्वेंट लॉस हुआ, तो ये बड़ा सिंपल है, पहले लॉस वाला क्या था, अब पहले भी मेरा लॉस ही हुआ था, प्रीवियस पहले भी लॉस हुआ था, तो जब मैंने पीएल में लेके गया, और अभी भी लॉस हुआ है मेरा, पहले प्रीवियस लॉस मतलब पहले लॉस हुआ था फर्स्ट टाइम पे, और अभी भी लॉस हो, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले भी पीएल में लेके गए थे, अभी भी पीएल में लेके चलो। लेकिन अगर पहले गेन हुआ था तो अभी मेरा क्या हुआ, यहां पर अभी मेरा हुआ लॉस, लेकिन पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था मेरा गेन, तो मैंने कहा पहले मेरा गेन हुआ था, लेकिन अभी क्या हुआ, मेरा लॉस। तो गेन जब होगा पहले आपने उसको ओसीआई में लेके, करेक्ट, तो वो आप या आपका लॉस को पूरा पीएल में लेके मत जाओ, पहले आप ये देखो कि ये जो लॉस हुआ, एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं
ये मेरा लॉस सपोज यहां पर हुआ था, सपोज ये लॉस हो रहा है 30,000 एग्जाम्पल है। मैंने पहले रिवैल्यू ओसीआई में कितना लेकर गया, मैंने ओसीआई में पहले 20,000 ही लेकर गया, तो आपने ओसीआई में 20 लेके गया, अभी लॉस हुआ 30, तो आप इस लॉस को ओसीआई के अगेंस्ट में एडजस्ट करते मैक्सिमम अप टू 20 ओनली, इसलिए कहते हैं ट्रांसफर गेन टू ओसीआई। तो आपने क्या करे, आपने यहां पर आपने क्या चीज करेंगे, आपने उसको आप क्या करेंगे, ये जो लॉस आपका हुआ तो जो प्रीवियस वाली जो गेन थी आपके, प्रीवियस वाली जो गेन थी उसमें आपको क्या करना रहेगा, उसमें उसका एडजस्ट करना रहेगा। ओके, सो एक चीज आपने यहां पे ख्याल रखेंगे बेटा, यहां पे ना ट्रांसफर, ये जो आपका देखो अगर आपका यहां पे लॉस हुआ तो लॉस आप मैक्सिमम कितना आप ओसीआई में करते, ओसीआई में पहले गेन हुई थी तो आपका 20 तो उतना ही, तो यहां एक्चुअल में ट्रांसफर लॉस टू ओसीआई, ट्रांसफर लॉस, ये जो लॉस आपका हुआ ट्रांसफर लॉस टू ओसीआई, लेकिन मैक्सिमम कितना, इतना ही, टू द एक्सटेंट रिवर्स द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड गेन इन ओसीआई। और यहां पर भी ना आपका ये जो गेन होता है, ये भी यहाँ पे गेन है, तो हो सकता है आपके जो आपने डाउनलोड करे यहाँ वहां पे लिखा हुआ है, तो ट्रांसफर जो आपकी गेन हुई थी, यहाँ मैं दोनों को फिर से कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो ये जो गेन हुई थी, ये गेन को आप अगर प्रीवियसली आपका, अगर आपको यहाँ पर प्रीवियसली आपका क्या हुआ था, यहाँ पे लॉस हुआ था, तो आपने इसको इस गेन को आपने पीएल में ट्रांसफर कर दिया, इस गेन को आप कहाँ ट्रांसफर करो, पीएल में ट्रांसफर करो। लेकिन अगर आपने प्रीवियसली ओसीआई में लेके गए थे कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप ये गेन तो ओसीआई में लेके चले जाओ, तो ये जो गेन हुआ विल ट्रांसफर इट टू ओसीआई। लेकिन प्रीवियसली अगर मैंने कहा कि उसको, अगर मैंने प्रीवियसली अगर मेरा वहां पर लॉस हुआ था, प्रीवियसली क्या होता, लॉस हुआ था, मैंने पीएल में चार्ज किया था, तो इसलिए मैं पीएल को, ये गेन को पीएल में ट्रांसफर करूं, और उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 30 का मान मेरे को यहाँ पे गेन था, मेरा 30 का यहाँ पर मेरा यहाँ पे सॉरी लॉस था, तो मैंने पीएल में लेके गया था, अब मेरे को गेन हुआ 40 का, तो मैक्सिमम एक गेन 40 में 30 आई विल ट्रांसफर टू पीएल, क्योंकि पहले मैंने डेबिट किया था, मार्क क्रिएट होगा, और रिमेनिंग 10 विल गो टू ओसीआई। उसी तरह यहाँ पे डिक्रीज इन आपका यहाँ पे क्या है, ये लॉस हो आपका 30 का, तो लॉस हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले भी लॉस अगर हुआ था तो पहले भी लॉस, अभी भी लॉस, ट्रांसफर टू पीएल रखो। लेकिन आपका पहले अगर गेन हुआ था, पहले अगर आपका गेन होता फर्स्ट है प्रीवियस अगर आपका गेन था, तो आप 30,000 को गेन में आपने ओसीआई में लेके गए थे, तो ट्रांसफर दिस लॉस टू ओसीआई, तो पहले इस लॉस को किस में एडजस्ट करो, पुराने वाले जो ओसीआई में आपने गेन को लेके, तो ये मैंने सपोज गेन में लेकर गया था 20, तो 30 तो मैं पूरा एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, 20 इस ये लॉस 30 में 20 बेसिस में ओसीआई में मैं एडजस्ट कर पाऊंगा, एंड रिमेनिंग 10 आई विल ट्रांसफर टू लॉस अकाउंट। तो ये कहना जा रहा है आपसे, पहले अगर आपने क्या इफेक्ट उसको ध्यान रखना, अगर आपका वहां पे ओसीआई में ले गए थे तो अभी लॉस को ओसीआई के एडजस्ट करो, उसके ऊपर लॉस हो रहा है ट्रांसफर इट टू पीएल, वो आपसे क्या है, अगर आपका पहले लॉस हुआ था तो अभी अगर आपको गेन हुआ तो पहले पीएल में लेके जाओ, जो आपने पीएल में डेबिट किया तो उससे ऊपर अगर ज्यादा अभी अपना गेन हो रहा है, उससे ज्यादा गेन हो रहा है, तो उससे ऊपर का जितना डेबिट किया तो उतने से क्रिएट होगा, और ऊपर का जो भी दैट विल ट्रांसफर टू, वो आपको ऊपर का फिर आपका दैट विल ट्रांसफर टू ओसीआई। जैसे यहां पर हुआ आपका, यहाँ पे लॉस हुआ आपका 30 का और आपका गेन कितने का 40 का, तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम आप कितना एडजस्ट कर पाओगे, आपने लॉस पहले हुआ था 30 का, तो आपने पीएल में लेके गए थे, तो ये पीएल में अभी 30 एडजस्ट, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 10,000, दैट 10,000 विल ट्रांसफर इट टू, वो रिमेनिंग 10,000 विल ट्रांसफर टू ओसीआई। तो वही कह रहा है कि ट्रांसफर गेन टू पीएल बट टू द एक्सटेंट इट प्रीवियसली रिवर्स प्रीवियसली रिकॉग्नाइज, तो जो लॉस आपने प्रीवियस मैक्सिमम उतना ही आप यहाँ पे गेन ट्रांसफर कर सकते हो, और बचा विल गो टू ओसीआई। ओके, सो ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन की हमको किस तरीके से अकाउंटिंग हमको यहाँ रहेगा। अब वहां पे एक लास्ट आखिरी चीज आपका ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, बस क्या था जब डी रिकॉग्नाइज करते थे, डी रिकॉग्नाइज करने का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से आपने हटा दी, तो मैंने कहा आपसे डी रिकॉग्नाइज करे, मैंने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से वहां पे हटा दिया, तो एंटायर रिवैल्यूएशन सरप्लस उसको हटा, ये कंपल्सरी जब बुक्स ऑफ अकाउंट कब मैं हटाऊंगा, जब मैंने कोई एसेट को बेच दिया, एसेट को कोई बेच दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, आगे आप देखेंगे व्हाट डू मीन बाय डी रिकॉग्निशन। तो जब आपने डी रिकॉग्नाइज करे वी हैव टू ट्रांसफर, अपन क्या करेंगे, जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस उसको रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करें, तो एंटायर रिवैल्यूएशन इज अ ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग अपॉन द एसेट डी रिकॉग्निशन, ये कंपलसरी है। लेकिन क्या ड्यूरिंग द एसेट यूज ही हो रही है, अभी वो बेचे नहीं, उस समय भी क्या हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, द आंसर इज यस। लेकिन इसमें एक्सेस डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो वो कहता है मैंने रिवैल्यू करा, रिवैल्यू करने पे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया सपोज 15,000, तो डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड अमाउंट जो है उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें 15, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैं रिवैल्यू नहीं करता डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट इफ द एसेट वेयर नॉट रिवैल्यू, अगर रिवैल्यू नहीं करता तो मेरा सपोज यहाँ पे 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो मेरे को जो 3,000 रुपए आ रहा है इट इज एक्सेस डेप्रिसिएशन। तो ये एक्चुअल में आपसे करेगा अगर रिवैल्यू करे तो क्या और रिवैल्यू नहीं करे तो क्या। यहां पर अगर आपने उसको रिवैल्यू करे बेटा, तो रिवैल्यू करते तो डेप्रिसिएशन 15,000 आ रहा है, रिवैल्यू अगर नहीं करते तो डेप्रिसिएशन 12 था, तो ये 3,000 रुपए के ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन टू आपका रिटेन्ड। ओके, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल से हमारा डिस्कशन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सिंपल सी चीज है, आपने सब्सिक्वेंट कॉस्ट बाद में पीपी रेडी टू यूज होगी, बाद में भी उस पर अपने को खर्चे करें,
कौन से खर्चे करें? फर्स्ट इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो कि डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, तो दैट वी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते, स्मॉल पार्ट्स अगर तो। रिप्लेसमेंट, अब इसको समझना, व्हाट इज रिप्लेस? आपने कोई सिग्निफिकेंट पार्ट को क्या करें? रिप्लेस करें। अब वो हो सकता है कि रेगुलर रिप्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल फर्नेस रीलाइनिंग एयरक्राफ्ट सीट्स एंड ऑल दैट। एयरक्राफ्ट अपने फ्लाइट खरीदे, अब कोई एयरलाइन से इंडिको, अब उसकी फ्लाइट की लाइफ थी 5 साल, तो उसमें ना डेप्रिसिएशन कंपोनेंट वो एक हमारी अकाउंटिंग, तो इसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन सपोज वहां पर यहाँ पे उसकी लाइफ थी 10 साल फ्लाइट की, लेकिन उसमें जो सीट थी उसकी लाइफ थी 5 साल, तो 5 उसको रिप्लेस करना पड़ा। तो जब आप कोई पार्ट को रिप्लेस करते, तो हमसे इंडेस कहता है कि जब भी हो सकता है कि रेगुलरली होता है ये, बीच रेगुलरली मतलब नॉट लेस देन 1 ईयर, कोई 4-5 साल में होता है, 2 साल में, वॉट एवर, लेकिन कोई आप सिग्निफिकेंट पार्ट को रिप्लेस करें, दो चीजें, उसकी जो कॉस्ट रिकॉग्नाइज द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बुक वैल्यू, उसकी जो भी बुक वैल्यू, उसको अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इफ रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया, कॉस्ट रिकॉग्नाइज, मतलब आपने जो नई एसेट आपने जो, क्योंकि आप रिप्लेस करो, मैंने कहा ये फ्लाइट है बेटा, ये फ्लाइट है अपनी, ये जो भी है, ये फ्लाइट, इसमें आपकी सीट्स बनी, अब मैंने कहा ये सीट को, तो इसको आप डी रिकॉग्नाइज करो, मतलब ये आपने नई लेकर आए, तो नई को आप रिकॉग्नाइज करोगे, नई को आप क्या करोगे? रिकॉग्नाइज करोगे, और पुरानी वाली को क्या करोगे? अब डी रिकॉग्नाइज, ठीक है, तो आप पुरानी वाली को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। डी रिकॉग्नाइज का मतलब उसको, मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट से मैं उसको हटा दूंगा, तो कैसे हटा? उसकी जो भी बुक वैल्यू उसको आप हटा देंगे, तो कॉस्ट ऑफ पीपी की आपकी डेबिट बैलेंस होता है, उसको राइट ऑफ कर दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट पीपी, तो आप उसको डी रिकॉग्नाइज कर दोगे और नई वाली को रिकॉग्नाइज करो, तो यहाँ पे इसको आप डी रिकॉग्नाइज करें, और नई वाली जो ला रहे हो उसको अपन क्या कर देंगे यहाँ पे? रिकॉग्नाइज। एक को हटा देना, और एक जो आप नहीं ला रहे हो उसको आप रिकॉग्नाइज करोगे, जितना भी आपने उसकी जो भी कॉस्ट हो उससे रिकॉग्नाइज करोगे, और पुरानी वाली की जो भी बुक वैल्यू उतने से उसको डी रिकॉग्नाइज कर बुक्स ऑफ अकाउंट हटा देंगे। अब मेजर इंस्पेक्शन, ये उसी की तरह है जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। मेजर इंस्पेक्शन, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट, तो आप मेजर इंस्पेक्शन, तो जो वैसा ही है कि मेजर इंस्पेक्शन की भी जो कॉस्ट आपकी होती है, उसमें जो आपने नई कॉस्ट जो आप इनकर्ड करें, वो कॉस्ट ऑफ पीपी में आपको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ पीपी में उसको आप रिकॉग्नाइज कर दोगे, और जो आपके पुराना वाला जो भी उसकी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट, मतलब जो भी उसकी बुक वैल्यू रहेंगी, सपोज आपने रिकॉग्नाइज करोगे पहले मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ पीपी, तो ओवर द पीरियड उसका डेप्रिशिएट करो, लेकिन पूरा डेप्रिशिएट नहीं हुआ, उसकी बुक वैल्यू जो भी अगर बची, वी हैव टू डी रिकॉग्नाइज, मतलब राइट ऑफ कर देंगे हम लोग को, तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देंगे, जो भी पुराने वाले की, मेरा कहने का मतलब है पुराने वाले की सपोज 10,000 है, तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दो, डी रिकॉग्नाइज। मैंने नहीं खरा और उसमें 1,50,000 रुपए का खर्चा हुआ, इसको मैं रिकॉग्नाइज, इसको मैं डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा, और इससे मैं रिकॉग्नाइज, तो जो नया ले उसको कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड कर देंगे, पुराने वाले की बुक वैल्यू में अभी भी रखा हुआ है, उसको वहां से हटा देंगे, तो पीएनएल टू पीपी अकाउंट। ना उसके बाद एक एग्जांपल आईसी के स्टडी मटेरियल में कोई मैं आपसे वहां से भी डायरेक्टली हम देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझो। अब वो कहते हैं कि ए शिपिंग कंपनी मस्ट ड्राई डॉक शिप एवरी 5 years फॉर मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल नेसेसरी टू कीप द शिप्स सी वर्दी एंड दस मस्ट बी कैपिटलाइज। ए शिप कॉस्टिंग ₹20 million, अब वो कहते हैं कि 20 million रुपीज की उसका खर्चा है शिप का, उसकी कॉस्ट है। अब उसको कहते हैं कि उसकी लाइफ है 20 साल, और हर कितने साल? हर 5 साल में उसको ओवरऑलिंग कॉस्ट आती 5 million। अब इसको समझना, मैंने जब वो शिप को खरीदा 20 million में, मैंने उसको खरीदा, कितने में खरीदा? मैंने उसको 20 million में मैंने उस शिप को खरीदा। मैं कहता हूं कि जब मैंने उसको 20 million पे यहां पे उसको मैंने खरीदा, लेकिन हुई क्या चीज? इट इज इंप्लाइड हर 5 साल में मेरे को ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस वो कर रहा है, लेकिन इट इज इंप्लाइड दैट इट इज, हमको तो कि जब हम कोई एक इनहेरिट अजम्पशन है कि आपने इनहेरिट क्या कि आपने जब कोई एसेट को खरीदेगी तो वो ओवरऑल होकर आई, तो वो जो ये जो 20 million है, इसमें से आपको ये 15 और 5 इस तरीके से, तो ये 5 जो हर साल में खर्च होते, पहली बार जब आया तो वो होकर आया, तो इट इज इंप्लाइड डेट के 5 अलग है और ये 15 अलग, अभी दोनों की लाइफ अलग अलग है। तो कहते हैं फॉर द फर्स्ट 5 years डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करेंगे? तो ओवरऑल कंपोनेंट की अगर लाइफ है सपोज 5 उसकी कॉस्ट है ₹5 million, और उसकी लाइफ है 5 साल, तो मैं 5 साल में डेप्रिशिएट करूंगा, आगे भी हम लोग इसको देखेंगे, 5 साल में डेप्रिशिएट करेंगे, तो 5 डिवाइड बाय 1 करोगे, दैट विल कम 1 million पर ईयर डेप्रिशिएट किसको? ओवरऑल कॉस्ट को। अब वो कहते हैं मुझसे शिप एक्सक्लूडिंग ओवरऑल, तो भाई 20 में तो ये शिप की कॉस्ट ये है कितनी? 15, इसकी लाइफ अगर सपोज यहाँ पे से कहा 20 years, तो इसकी 20 है तो 15 डिवाइडेड बाय 20, कि वो 15 million की उसकी लाइफ है, जो 15 million जिसपे हमने इनकर्ट करे उसकी लाइफ है 20, और वो ओवरऑल कंपोनेंट इसकी लाइफ कितनी थी? 5 साल, तो 5 million जो खर्चा हुआ इसको 5 साल में डेप्रिशिएट करना है मेरे को, और जो 15 million जो खर्चा उसको 20 years में डेप्रिशिएट करना है, तो यहां पे आप करोगे 15 डिवाइड बाय 20, दैट विल कम 0.75। इसका मतलब मैं ये पहले के 5 साल में मैं कितना डेप्रिशिएट कर रहा हूं? मैं 1 million ये कर रहा हूं, 1 million, और ये किस पे? ओवरऑल कंपोनेंट,
और ये 0.75 किसके ऊपर करो, 0.75 जो शिप की कॉस्ट थी 15 मिलियन, लाइफ इज 20 ईयर, कितने साल में, इसको कंपोनेंट भी कहते हैं, कंपोनेंट डेप्रिसिएशन मैं बताऊंगा कैसे करना अपने को। तो आपने यहां पर ये कितना हो गया आपका 0.75 आपने यहां पे खर्चा किया, मतलब डेप्रिशिएट किया। टोटल आप पहले के 5 साल में 1.75 डेप्रिशिएट, 5 साल में, कि 5 साल बाद ओवरऑल कॉस्ट हट जाएंगे। अब देखो हुआ क्या, आपने यहाँ पे टोटल डेप्रिशिएशन 1 मिलियन प्लस 1.75 टोटल डेप्रिशिएट, तो टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन कितना होगा इसको समझना। तो मैं कहता हूं 1.75 एक साल, तो 5 साल का कितना, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज कमिंग 8.75, इतना मैं डेप्रिशिएट करो। मेरी बुक वैल्यू कितनी थी, 20 थी, मैंने अक्यूमुलेटेड 8.75, तो हुआ कितना 20 माइनस 8.75 दैट इज 11.2, ये आपकी बुक वैल्यू की देखो 11.25, ये 5 साल की बात है। अब 5 साल बाद फिर से खर्चा किया, तो आपने फिर से खर्चा किया आपने, तो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर तो आपने फिर से आपने 6 लाख रुपए खर्चा किया। अब 6 लाख रुपए मैंने खर्चा किया, तो मेरी कैरिंग अमाउंट बढ़ गई 6, तो ये 11.25 प्लस 6 दैट इज 17.25 हो गई। लेकिन अब मेरे को 5 मतलब 6 से 10 ईयर उसकी 5 साल लाइफ है जो आपने ओवरऑल कॉस्ट खर्च कर, तो ये 6 लाख की, अब ध्यान से मेरे, ये 6 मिलियन मैंने खर्च किया, इसकी 5 साल लाइफ है, 6 डिवाइडेड बाय 5 मैं करता हूं 1.5, ये अमाउंट है, ये ईयर है, तो 1.2 इतना मैं डेप्रिशिएट करो उसको हर साल। तो कहते हैं कि फॉर ईयर 6 to 10 द डेप्रिशिएशन चार्ज जो आपने ओवरऑल कंपोनेंट है, ओवरऑल उस पर कितना खर्चा हुआ आपका 6 मिलियन, 5 साल है तो 1.2 मिलियन ये डेप्रिशिएशन हुआ। और जो आपका 11 इसकी भले कैरिंग अमाउंट इतनी होगी 6 बढ़ के 17 पॉइंट, लेकिन पुरानी वाली जो थी 11 पॉइंट उसका तो वैसे ही चलेगी कहानी, उसको आपने 15 मिलियन खर्च किया था 20 साल के लिए, हर साल 0.75, तो आपने ये आप 0.75 हर साल उस पर खर्च, इसका मतलब मैंने जो न्यू ओवरऑल कॉस्ट खर्च किया उस पर 1.2 और जो शिप थी उसको 0.75 से ही चलेगा। तो 6 से 10 ईयर तक मैं कितना खर्च कर रहा हूं, 1.2 प्लस 0.75 दैट इज हाउ मच 1.95 इतना मैं खर्च, इतना मैं डेप्रिशिएट करो। तो मेरी वो जो आपका ओवरऑल कंपोनेंट पे 1.2 और जो अदर शिप पे 0.7 तो 1.95, तो अब मैं इसको डेप्रिशिएट 1.95, तो आप इसी तरह बस कहानी चलती जाएंगी। तो आपने इसको 1.95 मल्टीप्लाई बाय, अब उसने आईसी के स्टडी मतलब में दिया नहीं इतना आगे का, मतलब वही उसने लिखा है ऐसे ही कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 9.75 आ रहा है, तो डेप्रिशिएट करे आपने 6 से 10 साल तक। फिर यही कहानी फिर 11 से 15 साल, 15 से 20 साल, जैसे जैसे आप खर्चा करोगे तो शिप का कंपोनेंट 0.7 वो तो कंसिस्टेंट वैसे ही चल रहा है, लेकिन जो आपका ओवरऑल कंपोनेंट पे जो उसकी लाइफ 5 साल है, तो 5-5 साल में आप उसको तो इस तरीके से आप उसको। अब यहां पर आगे कहते हैं सीज ऑफ कैप, कब मैं कैपिटलाइजेशन के अंदर रोक दूं, मैंने इसको आपसे पहले भी कहा था, जब इन द मैनर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर विच इज इंटेंडेड बाय द मैनेजर, तो उस लायक हो गई पीपी कि जिस मैनर में इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट चाहता था, तो आप उसको कैपिटलाइज करना क्या कर देंगे, हम उसको कैपिटलाइज करना यहां पे बंद कर देंगे। क्यों कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे, क्योंकि इन द मैनर विच इज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट वो कैपेबल होगी, वैसे परफॉर्म रेडी टू यूज होगी, अब वो अवेलेबल है, तो अब आप उसको वहां पे उसको उसके बाद कैपिटलाइज नहीं करो, उसके बाद मतलब कैपिटलाइज करना रोक देंगे, कॉस्ट ऑफ पीपल ऐड करना रोक देंगे। अब एक और कंसेप्ट है पेमेंट डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। अब क्या हुआ, इसके बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पे आईसी के स्टडी मॉडल पे क्वेश्चन दिया, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आईसी के स्टडी मॉडल उस पे भी बात करें। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, पेमेंट डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म, व्हाट डज इट मीन। अब मैंने कहा कि कोई आज मेरे पास आता है कि मैंने कहा कि एक काम करो, मैं तुमको आज 1 लाख रुपए में एसेट दे दूंगा, आज पेमेंट नहीं कर, मैं आपको दूंगा 3 साल में पेमेंट, मैंने कहा फिर 1,00,000 रुपए पे 1,30,000, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करा सपोर्ट, तो अगर वो मेरे को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर, तो क्या वो मुझे आज पेमेंट दे रहा है, कि द आंसर इज नो, वो मुझे आज पेमेंट नहीं दे रहा, तो वो मुझे कैसी पेमेंट दे रहा है, वो मुझे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे रहा है। इसका मतलब मैं सेल, आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज सेल एज 1,30,000, रीजन इज दैट 30,000 उसमें से ऐसा जो कि इंटरेस्ट कंपोनेंट है, क्योंकि मुझे वो लेट पेमेंट दे रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, क्योंकि वो मुझे लेट पेमेंट दे रहा है, तो मैं उसे क्या कहूंगा, जो 30,000 है वो 30,000 वो ज्यादा कीमत ले रहा हूं क्योंकि इंटरेस्ट कंपोनेंट, तो पूरा का पूरा रेवेन्यू में अगर मैं पीएनएल अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर दूं 1,30,000, दैट इज इनकरेक्ट। द रीजन इज दैट आपका यहाँ पे आपने एसेट खरीदे, या रेवेन्यू तो वो उसके हिसाब से हो गया वेंडर, लेकिन हम पीपी के हिसाब से कहो तो आपने जो परचेजर है यहाँ पे, तो आप 1,30,000 पे अगर आप यहाँ पर आपने कितना खर्च करे 1,30,000,
देखिए इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट है, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट वी हैव टू चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको अपन इसमें एक एग्जांपल देखते हैं आईसी के स्टडी में क्या क्या। एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हो, हमसे कहता है यहाँ पे दैट ऑन 1st of April 2021 एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफर्ड फॉर सेल 10 मिलियन, तो कितने की कीमत थी 10 लाख, विद पेमेंट टर्म्स बीइंग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब यहां पर देखो 33,333 उसकी 3 इंस्टॉलमेंट और एक इंस्टॉलमेंट आपकी 33,333, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे दैट विल कम 10 मिलियन ऑन ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अब आप बोलोगे सर 3 इंस्टॉलमेंट दिख रहा है 2 साल में कैसे? सुनो, पेमेंट आर मेड ऑन 1st of April 2020, साल के शुरुआत में एक पेमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे साल के शुरुआत में एक दे रहा है, फिर पहले साल के आखिरी में एक दे रहा है और दूसरे साल के आखिरी में, इसलिए 2 साल में खत्म हो जा रही पूरी तीनों इंस्टॉलमेंट। पहले साल के शुरुआत में एक दिया, पहले साल के आखिरी में दूसरी दिया और दूसरे साल के आखिरी में दिया। Implicit interest at 5.36% per annum past necessary generally for recording the property in accordance Ind AS 16। तो अब वो कितने पे मैं उसको रिकॉर्ड करूं, अब इसको अच्छे से समझना। मैं कहता हूं कि मेरे को यहाँ पे उसकी कीमत थी 10 मिलियन, 10 मिलियन मतलब हो गया 1 करोड़। मैं कॉस्ट ऑफ पीपी 1 करोड़ मान लू कि द आंसर इज नो, कॉस्ट ऑफ पीपी उसका 1 करोड़ मान लू कि द आंसर इज नो, ठीक है 70। अब ध्यान से, तो मैं उसको 1 करोड़ मान लू कि कॉस्ट ऑफ पी, द आंसर इज नो, क्योंकि मेरा उसमें आई एम पेइंग समथिंग फॉर इंटरेस्ट कंपोनेंट, थिंक फ्रॉम द परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं 1 करोड़ रुपए जो मैं पे कर रहा हूं, पे 1 करोड़ रखा, लेकिन पूरा पीपी के लिए उसमें मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट भी, दैट इंटरेस्ट कंपोनेंट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो इसका मेरे को भाई इसको तो यहाँ पे एक इसमें मेरे को इसकी ये तो आपका टोटल पे में इतना करो, इसमें से मुझे ये तो बताओ कि इंटरेस्ट कितना, तो उसने इंटरेस्ट रेट दिया। अब इसको अपने को कैलकुलेट करना होगा। यहां पे देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ध्यान से आप मेरी बात समझना। मैं यहां पे पहली इंस्टॉलमेंट पहले साल की शुरुआत में पे करो, दैट इज 33,33,333, तो वो पहले साल की शुरुआत में पे करो, इसीलिए डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो 1 लिया उसने, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी इतनी। दूसरी इंस्टॉलमेंट साल के आखिरी में ले रहा, तो उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर यू नो इट कि आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया 5.36%, 1 डिवाइडेड बाय 1.0536, दैट विल कम 0.949। ये कैसे आए अब बताऊंगा आपको। 1 डिवाइडेड बाय 1.053, तो आपका आ गया, फिर आपका आ गया उसकी डिस्काउंटिंग पे 0.945, इक्वल का साइन करो 901, फिर आ गया। तो ये जो पेमेंट दे रहे इसकी प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आपने करे, तो ये प्रेजेंट वैल्यू इसका, तो प्रेजेंट वैल्यू की टोटल दैट इज कमिंग 95 लाख, तो 95 लाख रुपीज एक्चुअल में इसकी प्रेजेंट वैल्यू। इसमें से मैं एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट 5 लाख है जो मैं पे कर रहा हूं, 95 आई एम पेइंग फॉर पीपी, तो पीपीआई इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज एट द इनिशियल आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज 95 लाख, तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट बाद में उसको मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। तो मैंने पीपी लिया 95 लाख सी, लेकिन इनिशियली शुरुआत में मैंने उसको पहली इंस्टॉलमेंट 33,33,333 की दे दिया, और रिमेनिंग इज अकाउंट पेबल। अब रिमेनिंग अकाउंट पेबल इसकी भी वर्किंग नंबर 2 बताया। अब वैसे तो बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते थे, 95 लाख माइनस 33,33,333 आपने दी। अब बोलेंगे 5 लाख का, 5 लाख इज इंटरेस्ट कंपोनेंट दैट विल गो टू पी, उसके बारे में बात करता हूं। अब यहाँ पे ये तो बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है इसमें, लेकिन उसने कैलकुलेट करके बताया। ओपनिंग बैलेंस आपका 95, बोलो नहीं 1 करोड़, अरे वो इंटरेस्ट है उसमें 5 लाख, उसको साइड में रखो। अब उसमें पहली इंस्टॉलमेंट तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि साल के शुरुआत में दे दी, तो पीरियड कॉस्ट वहां पे आपका पीरियड कोई गया नहीं, तो पीरियड ही नहीं गया तो इंटरेस्ट वहां पे लगेगा। तो उसने आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे करे 33,33,330, तो आपका 95 लाख में से इतना चलेगा। इतना अगर आपका चलेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट आपने इतना आपका टोटल पे करो, तो प्रिंसिपल अमाउंट ही क्या, क्योंकि इंटरेस्ट का कंपोनेंट उसमें से नहीं। अब बैलेंस बचा 61,66,667। अभी पहले ये पूरे साल आउटस्टैंडिंग है, इस पे इंटरेस्ट आएगा, तो ये जो इंटरेस्ट आएगा आपका, ये इंटरेस्ट आ रहा है आपका 3,30,533, ये आपका 5.36%। अब बेटा आपने लेकिन पे कितना करे, पे तो आपने 33,33,333 पे करे। अगर मैं कहता हूं कि हमने इतना पे करे, मगर इसमें तो इंटरेस्ट कंपोनेंट इतना है आपकी, क्योंकि आपने 33,33,333 जो पे करे उसको मल्टीप्लाई में 1 लाख इज अ टोटल आप पेमेंट पे करो, उसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट भी है, तो वो इंटरेस्ट कंपोनेंट मेरे को माइनस करूंगा तो मेरे को ये पता चलेगा कि प्रिंसिपल का अमाउंट मैंने कितना पे करा और इंटरेस्ट का कंपोनेंट मैंने कितना पे किया। तो यहां पर मैंने प्रिंसिपल अमाउंट जो पे किया दैट इज 30 लाख, उसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये प्रिंसिपल अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर, और उसी तरह थर्ड ईयर का इतना इंटरेस्ट आ रहा है। इन अदर वर्ड्स ये इंटरेस्ट आपका सिंपल है, 1 करोड़ की टोटल था, उसमें से 95 लाख रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ, 5 लाख रिप्रेजेंट दैट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप इसकी टोटल करो इट शुड बी 5 लाख, राउंडेड ऑफ में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होगा, 3,30,533 प्लस 1,69,7, तो ये आ रहा है आपका 5 लाख। तो ये 5 लाख रुपए हमने क्या करे यहाँ पे, 5 लाख रुपए अपन लेके, ये 5 लाख रुपए क्या हुआ आप लोगों के यहाँ पे इंटरेस्ट का कंपोनेंट।
पहले साल का इंटरेस्ट ये था, दूसरे साल का इंटरेस्ट ये। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सेकेंड ईयर में, आप फर्स्ट ईयर के एंड में आया मैं, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट एक्सपेंस जो वर्किंग नंबर 2 में कैलकुलेट करे आपने वो इंटरेस्ट एक्सपेंस, और आपकी लाइबिलिटी जो बुक की, लाइबिलिटी आपकी कैंसिल हो रही, पहली इंस्टॉलमेंट ये प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक, प्रिंसिपल अमाउंट आपने रीपे कर, तो उसमें से आपने टोटल अमाउंट आपने इतना, फिर आप सेकंड ईयर के एंड में, तो आपने वहां पर भी वो इतनी इंस्टॉलमेंट आपने पे करे, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट पे करे उसमें से इंटरेस्ट इतना था, और ये प्रिंसिपल अमाउंट जो था आपका, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट को क्या किया वहां पर, रीपे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर 95 लाख रुपए जो आपको पे करना प्रिंसिपल वो भी चले गया, और जो इंटरेस्ट पे करता आपको 5 लाख रुपए एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, जो जब भी इंस्टॉलमेंट खत्म ये आपका खत्म हो। तो जो भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट पे कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ पीपल, दैट शुड बी गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग, बोरोविंग कॉस्ट कैन बी कॉस्ट ऑफ पीपी इफ इज अलाउड विद इंडियस ऑन बोरोविंग कॉस्ट है वो, तो अपन वहां पे देखेंगे। बोरोविंग कॉस्ट कैन बी कॉस्ट ऑफ पीपी, लेकिन इंडिया अगर परमिट करता है बोरोविंग कॉस्ट, तो अपन वहां पे बात करेंगे। ओके, तो यहां पे ये हमारा डिस्कशन है कि पेमेंट डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म। तो भाई 1 महीना 2 महीने ठीक हो, तो बोले नहीं मेरे को 3 साल बाद दूंगा, तो नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स के ज्यादा हो दे रहा है, तो वी आर गोइंग टू, अगर बोले 1 महीने में पेमेंट दे रहा हूं, तो मे बी वी डोंट चार्ज एनीथिंग, इंटरेस्ट वी डोंट चार्ज, इन दैट केस द टोटल अमाउंट दैट वी आर पेइंग दैट शुड बी कॉस्ट ऑफ पीपल। लेकिन अगर आप नॉर्मल क्रेडिट लिमिट सब उससे बोले 2 साल 3 साल बाद सब हो रहा है, तो आपकी जो सीमा है क्रेडिट टर्म्स की उससे बाद में देना चाहता, देन वी आर गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट का अमाउंट अपने। अब यहां पर हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज एक्सचेंज ऑफ एसेट। व्हाट इज दिस एक्सचेंज ऑफ एसेट? आंसर, तो ये हो सकता है ना कि मैंने आपको कोई एसेट दिया, उसके बदले में मैंने आपसे कोई एसेट लिया। अब हमको यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आपको कहता है, यहाँ पे इंडिया 16 कहते हैं कि आप पहला क्या है कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप और कैश पे, तो आपने जो भी एसेट दिए तो सबसे पहले प्रेफरेंस हमको उसी को देना है जो आपने एसेट दिए हो उसकी फेयर वैल्यू अगर पता है, ठीक है, और जो भी कैश पे करे उसको भी। इस पे भी कब आईसी के स्टडी में क्वेश्चन अपन देखेंगे। और वो कहते हैं आपसे, और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड whichever is more clearly evident, तो whichever is more clearly evident। अब यहां पे क्या हो रहा है आपका, जो भी ज्यादा क्लियरली एविडेंट है, जिसपे आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन पहला रेफरेंस आपने प्रेफरेंस हमेशा देना जो आपने एसेट आपने दिया, तो उसकी फेयर वैल्यू आपने ले लेना, और अगर कोई कैश पे तो उसको भी कंसिडर करा, उसकी फेयर वैल्यू। अगर वो नहीं है तो जो आपकी एसेट आ रही है उसकी फेयर वैल्यू अपने को लेना रहेगा। प्रोवाइडेड ट्रांजेक्शन डज नॉट लाइक कमर्शियल सब्सटेंस। नोट 1, अब कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कि मैं जैसी चीज दे रहा हूं वैसी चीज, तो मैंने आपको बोला ये लो आईपैड ले लो, आप कितने भी मेरे को आईपैड वही मॉडल दे दे, तो कोई उससे मेरा कोई कैश फ्लो है, तो लैक ऑफ कमर्शियल सब उसमें आपने को कुछ ही नहीं करा उसमें, आई मीन टू से फिर ये वाला रूल नहीं लग गया। फिर वो बोलता है कि वो रूल ये कि फिर आपने इफ द फेयर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल है, या तो फिर वो कहता है कि लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस के केस में वो कहता है कि उस केस में आप क्या करो, वो कहता है आपसे कि जो भी आपने एसेट दी उसकी आप कैरिंग अमाउंट लो। इसको समझो क्या है। मैंने कहा कि पहले प्रेफरेंस तो मेरे को ये देना, फर्स्ट प्रेफरेंस में दे देना कि जो मैं आपको एसेट दे रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू पे मैं नई एसेट को जो ले रहा हूं उसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, कैश पे के तो उसको मैं ऐड कर लूँ। लेकिन जो मैं एसेट दे रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो जो आपसे मैं ले रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू लूंगा, ठीक है, उस पर मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अगर दोनों की ही फेयर वैल्यू अब नहीं अवेलेबल है, इन दैट केस जो भी एसेट मैंने दिया उसकी जो कैरिंग अमाउंट होगी बुक वैल्यू, उसी पे नई एसेट को एसेट गई दूसरी। लेकिन दूसरी चीज एक है, अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस रहा वहां पर भी आपको फिर फेयर वैल्यू पे लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस होता है कि भाई जो चीज दे रहा हूं वैसी ही कोई चीज दूसरी आपसे ले रहा हूं, तो मेरे कैश फ्लो सब पे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला फ्यूचर में नहीं है। तो मैंने आपको कोई ऐसे आईपैड दिया, उसके बदले आपने मेरे को आईपैड दी, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैं आपके यहाँ पे बुक वैल्यू जिस जो एसेट दिया उसकी जो बुक वैल्यू, उसी बुक वैल्यू पे जो मैंने एसेट लिया और कर लूंगा। अब इसके ऊपर हम लोग को आईसीआई के स्टडी मटेरियल में बढ़िया सा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। मैंने कहीं देखा ना पड़ेगा, जस्ट गिव मी। अब देखो इसको क्या हुआ यहाँ पे, अब वो कहता है आपसे प्लूटो लिमिटेड ओन्स लैंड एंड बिल्डिंग विच आर कैरिड इन इट्स बैलेंस शीट एट एन एग्रीगेट कैरिंग अमाउंट ऑफ 10 मिलियन। कितने की हो? 10 मिलियन उसकी कैरिंग अमाउंट है, बुक वैल्यू। द फेयर वैल्यू ऑफ सच इट इज 15 मिलियन, फेयर वैल्यू इसकी 15 मिलियन। इन एक्सचेंज द लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ए प्राइवेट जेट, उसके बदले प्राइवेट जेट ले रहा है, विच फेयर वैल्यू 20 लाख। अब देखो मैं दे क्या रहा हूं, मैं दे रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बदले में मैं ले रहा हूं प्राइवेट जेट। अब मेरे को प्राइवेट जेट वो दे रहा है, ठीक है, लेकिन पहले प्रेफरेंस जो दे रहे हो उसकी फेयर वैल्यू, तो वो दी हुई है क्वेश्चन में 15 मिलियन, मैं 15 मिलियन दे रहा हूँ, इसकी फेयर वैल्यू 15 मिलियन है, प्लस कैश को पे एडिशनल 3 मिलियन, अगर कोई आपने कैश पे वो भी ऐड करो, टोटल मैं दे रहा हूँ 80 मतलब इसकी फेयर वैल्यू भी है और
तो ये जो आएगा ना मेरे पास प्राइवेट जेट, आई एम गोइंग टू रिकॉर्डेड 18। अब ध्यान से समझना, तो मैं उसको 18 पे रिकॉर्ड करूंगा। मैंने यहाँ पे देखा, तो देखो यहाँ पे 18 पे मैंने जो पीपी प्राइवेट जेट है। अब पुराना जो था उसका प्रॉफिट भी मैं बुक करूँ। पुराना जो मेरे पास से गया, पुराने की बुक वैल्यू थी 10, लेकिन मैंने उसको जो नया आएगा उसको मैं फेयर वैल्यू पे लिखूंगा, जो मैंने दिया उसकी फेयर वैल्यू लेना। तो दिया उसके थी मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग 15 मिलियन, और कैश पे करो 3, वो अलग 18। तो मैं जो आ रहा है उसको 18 पे रिकॉग्नाइज, अगर जो दे रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू नहीं लेती, तो फिर मैं जो ले रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू को मैं लेता यहाँ, ये 20 मिलियन उसको लेता। अब क्या हुआ यहाँ पे, तो ये आगे 18, मेरे 18,000 आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर पीपी जो दिया उसकी बुक वैल्यू तो 10 ही थी ना, मगर उसकी फेयर वैल्यू 15, तो 5 का मेरा जो 10 थी फेयर वैल्यू थी 15, तो 5 का मेरा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट नेक्स्ट दैट विल गो टू पी, और जो कैश दी दैट इज 3। तो आपका 10 की चीज आप 15 में दे रहे हो, वो आपने 3 पे करे वो एक अलग चीज हो, वो आपने कैश पे करे, लेकिन 10 तो प्रॉफिट हो गया ना आपके। 10 की चीज आप जब दे रहे हो उसके बदले में जो ले रहे हो, तो 10 की चीज बुक वैल्यू तो 10 ही थी, फेयर वैल्यू 15 थी, तो 5 का आपका फायदा हो गया। दैट विल गो टू प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ। ओके, ये हो गया हमारा एक्सचेंज ऑफ एसेट पे रहा। तो क्या करें, लैक ऑफ कमर्शियल सबसे अगर कोई क्वेश्चन, in that case what we are going to do, in that case what we'll do, we will take just the book value of the asset given, जो आप एसेट दे रहे हो उसकी बुक वैल्यू पे उसको गया, और वो बुक वैल्यू पे नई एसेट आई वो हम रिकॉर्ड करें। ठीक है, तब होता है जो जैसी चीज, जैसे यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दे वहां पे उसके बदले में प्राइवेट जेटर, अलग अलग चीज। तो कोई मैं आईपैड दे रहा हूँ, आईपैड ले रहा हूँ, तो दोनों की ज्यादा फर्क है, सेम मॉडल बहुत फर्क भी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। अब यही हमारा इंडेस डेप्रिसिएशन को भी कवर करता है। ये बहुत सिंपल है, जल्दी से हम लोग रिवाइज। So what do you mean by depreciation? Depreciable amount allocated over the useful life. तो ये depreciable amount, तो जो भी उसकी यूजफुल लाइफ थी उसमें हम एलोकेट करते और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते। अब यहाँ पे अनलेस इंक्लूडेड इन अनदर एसेट्स कैरी, कभी कभी ऐसा होता है कोई हमारी पीपी है, अब ये पीपी में, ये पीपी को मैं यूज कर रहा हूँ दूसरी पीपी बनाने, तो इस पीपी में जो भी डेप्रिसिएशन लगा मुझे, इसमें जो भी डेप्रिसिएशन लगा वो मैं पीएनएल में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं किया। गुड्स मैन्युफैक्चर किया तो भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि मेरा जेन्युइन प्रॉफिट निकाला जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो चीज का, लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पीपी मैं दूसरी पीपी बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तब जब अगर मैं दूसरी पीपी बनाने के लिए इसको यूज करूँ, इसका जो भी डेप्रिसिएशन दैट शुड बी कॉस्ट ऑफ द दूसरी पीपी उसका। ना उसके बाद व्हाट डू मीन बाय डेप्रिशिएबल अमाउंट, दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट जो भी उसमें से रेसिडुअल वैल्यू को अपने को क्या करना रहेगा, माइनस। रेसिडुअल वैल्यू वी आर एस्टिमेटिंग दैट वी आर गोइंग टू रिकवर। हमको लगता है कि रेसिडुअल वैल्यू तो हम लोग रिकवर यहाँ पे हमसे हो जाने वाली, तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि रेसिडुअल वैल्यू मेरे से रिकवर हो जाने वाली, दैट शुड नॉट बी, वो हमारे खर्चे, दैट शुड नॉट बी चार्ज टू पेन। इसलिए डेप्रिशिएबल अमाउंट इज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। व्हाट इज रेसिडुअल वैल्यू, तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। अब जो डेप्रिशिएबल एसेट का एस्टिमेटेड वैल्यू आप एस्टिमेट कर दो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट। अब रेसिडुअल वैल्यू एक्सीड कैरिंग डेप्रिशिएशन इज 0। ऑब्वियसली अगर मैं कहता हूँ कॉस्ट है 10, रेसिडुअल वैल्यू 12, तो डेप्रिशिएशन लगने नहीं चाहिए, आप ज्यादा रिकवर कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। अब यहां पे उसके बाद वो कहते हैं व्हाट इज द यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कहता है आपसे द पीरियड एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय एन एंटिटी। अब जो भी यूजफुल लाइफ का मतलब है कि उसकी लाइफ आप कितना एक्सपेक्ट करो इसकी यूज करेंगे, एंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स फ्रॉम द एसेट। आप कितने यूनिट्स उससे मैन्युफैक्चर, कभी कभी कोई मशीन ऐसी होती है आप उसको ईयर वाइज नहीं कह सकते, वो बोलते हैं हम 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर करके देंगे, फिर चाहे 1 साल में करो, 2 साल में करो, 3 साल में करो, कितने भी साल में करो, यूनिट वाइज होता है। और एक और चीज, यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में फर्क है। इकोनॉमिक लाइफ मतलब उसकी लाइफ कितनी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको कितने साल यूज कर सकते हो। तो मैंने कहा कि वैसे तो लाइफ अगर सपोज मैं कहता हूँ कि 5 साल है, लेकिन मेरे को लगता है नहीं हम इसको 3 साल ही यूज कर पाएंगे। हो सकता है हमारे बराबर हम मेंटेन नहीं करते उसको, या बहुत ही रफ उसको यूज करते होता है। तो किसी ने मोबाइल परचेस, तो आपने कोई मोबाइल परचेस करे, मैं कहता हूँ कि इसकी लाइफ है 5 साल, नॉर्मली कहता हूँ, मगर मैं बहुत रफ यूज करता हूँ। फॉर मी द यूजफुल लाइफ इज नॉट 5 ईयर, नॉट इट इज 3। आई एम गोइंग टू डेप्रिशिएट इन। ओके, व्हाट इज कंपोनेंट अकाउंटिंग, इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा। कंपोनेंट अकाउंटिंग में होता है कि जब कोई आपने कोई चीज खरीदी, फॉर एग्जांपल हमारी इंडिगो है, उसका ये एयरलाइंस है, उसकी जो सीट है यहाँ पे, इसकी लाइफ है 5 साल, और जो इंजन यहाँ पे लगा हुआ उसकी लाइफ है 10 ईयर्स। तो ये मेरे को कहता है कि भाई ये सीट को डेप्रिशिएट करो 5 साल में, और उसकी जब आप वो एसेट को खरीदते हो तो आप ये पूछो कि हमने इतने 150 करोड़ हमने कोई फ्लाइट के लिए पे कर, इंडिगो सपोज खरीदा 150 करोड़ की, आप ये बताओ कि इसके कंपोनेंट जो अलग अलग है उसकी कितनी कॉस्ट है, इसके लिए कितना, इसको बाइफर्केशन लो, और उनकी लाइफ ऑफ एसेट अलग है। अगर मैं कहता सीट की लाइफ है 5 साल, तो 5 साल में डेप्रिशिएट करो, इनकी लाइफ है 10 साल, तो 10 साल में एग्जाम्पल दो, उसको डेप्रिशिएट करो। सो ये सेपरेट डेप्रिशिएशन, ईच सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पीपी सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिलेटेड टू द टोटल कॉस्ट शुड बी डेप्रिशिएट सेपरेटली।
और आप क्या कर सकते हैं सिग्निफिक, अब एक और चीज है, भले हम डेप्रिशिएट ला कर, लेकिन इवन द सिग्निफिकेंट पार्ट है, अब मैंने कहा सीट है यहाँ पे और कोई चीज है यहाँ पे, ठीक है, फ्लाइट में उसकी भी लाइफ 5 साल है, तो आप इसको अलग अलग डेप्रिशिएट फिर मत करो भाई, दोनों की लाइफ 5-5 साल ही है ना, तो फिर अलग अलग मत करो, ऐसा नहीं कि बहुत सारे सिग्निफिकेंट पार्ट है तो अलग अलग पार्ट को सबको डेप्रिशिएट अलग करो, नहीं, पार्ट अलग डेप्रिशिएट करो, लेकिन लाइफ एक ही है तो फिर क्यों दोबारा 4 जगह उसको कर रहे हो, तो लाइफ अगर एक ही तो मर्ज कर लो पूरे सिग्निफिकेंट, अगर उनकी लाइफ सेम है और उनको डेप्रिशिएट कर लो। रिप्लेसमेंट, जब आपने मैंने 5 साल बाद उसको रिप्लेस की, तो वही बात अपने पहले भी देखी रिप्लेसमेंट वाला, तो जो चीज रिप्लेस करो उसकी जो भी कैरिंग अमाउंट है उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो, बुक्स हटा दो, और जो आप नहीं लेकर आ रहे उसको कॉस्ट ऑफ, लैंड इन बिल्डिंग, तो लैंड पे डेप्रिशिएट नहीं लगता, उसकी कोई लाइफ नहीं होती, मगर रेयर को अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ है तो उस पर डेप्रिशिएट नहीं, अब लिमिटेड यूजफुल लाइफ, उसकी लाइफ लिमिटेड है, तो 10 साल के लिए आपने कोई लिए लैंड, उस केस में आप लीज, देन इन दैट केस डेप्रिशिएट, जनरली इसकी लाइफ अनलिमिटेड, तो वहां पर उसमें आपको यूजफुल अनलिमिटेड यूजफुल, ऐसा नहीं होता लैंड है तो 10 साल बाद जमीन गायब हो जाएगी, जमीन है 10 साल बाद गायब हो जाती है जमीन, वहां ऐसा नहीं है, तो हमेशा वो रहेंगे, एसेट दूसरी एसेट डेप्रिशिएट, लैंड डेप्रिशिएट ही नहीं, तो उस पर डेप्रिशिएशन नहीं लगता, और अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग दी तो लैंड वाले कंपोनेंट पे डेप्रिशिएशन नहीं करेंगे, लेकिन जो आपकी बिल्डिंग है उस पर आपको डेप्रिशिएशन करना रहेगा। अब डेप्रिसिएशन मेथड में आप एक चीज ख्याल रखेंगे कि ये आपका मेथड है, पैटर्न इन विच एसेट इज इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सेस, जिस पैटर्न में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हम एक्सपेक्ट करें उसी पैटर्न में हमने डेप्रिशिएशन करना चाहिए। मेथड मे बी स्ट्रेट लाइन, इट मे बी डिमिनिशिंग, इट मे बी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट डू मीन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, मतलब मैं उसको कंज्यूम, मैं उस एसेट को खा के 1 लाख यूनिट से मैन्युफैक्चर कर सकता हूं, क्या 1 लाख ये जरूरी है कि 1 लाख ये जरूरी कि 1 साल में पूरे 1 लाख यूनिट 1 साल में पूरा मैन्युफैक्चर, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि 1 साल में पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर, इट मे हैपन कि भाई मैंने 5 साल में करो, ये भी हो सकता है 1 साल में, आपने जितना मैन्युफैक्चर करे जिस साल उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना रहेगा। अब उसकी मेथड को आप रिव्यू करो, क्योंकि आपको कभी लगा कि आपने जो पैटर्न है फ्यूचर इकोनॉमी वो अलग है, तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपकी चेंज हो जाएगी, एक्सपेक्टेड कंजम्पशन पैटर्न चेंजेस तो आपकी मेथड भी चेंज हो जाएगी, और ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर इंडियस 8 वहां पर अपन पढ़ेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग इट इज वेरी नॉर्मल इन बिजनेस, आप जो एक्सपेक्ट करते हो पैटर्न हमने एक्सपेक्ट किया तो वो पैटर्न नहीं हो रहा, चेंज वी कॉल चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर इंडियस 8। एक चीज ख्याल रखना, नोट डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू इज इनअप्रोप्रिएट, वो क्यों कह रहा है कि डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन आपका यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहाँ पर मैंने कहा कि प्रोडक्शन सपोज, प्रोडक्शन मैंने कहा सपोज 50 था, लेकिन सपोज मैंने इस साल सेल किया 0, अब ये तो गलत बात है, रेवेन्यू के बेस पे करूंगा तो बोलेंगे सर फ्यूचर कंपनी रेवेन्यू के बेस पे लेना अप्रोप्रिएट है, क्यों, अब आप बोलेंगे सेल हुआ आपका 0 तो मत चार्ज करो डेप्रिसिएशन, अरे भाई प्रोडक्शन तो किया ना मैंने, ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में प्रोडक्शन तो किया 50,000, तो रेवेन्यू आपका नहीं हुआ क्योंकि आपने सेल नहीं किए, लेकिन मशीनरी तो यूज हुई, इसीलिए वो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू इनअप्रोप्रिएट एज रेवेन्यू रिफ्लेक्ट फैक्टर बियॉन्ड एसेट कंजम्पशन सच एज सेल एक्टिविटी। अब सेल्स से मेरे को क्या लेना, आपने सेल्स एक्टिव, आपने सेल्स नहीं करे मगर प्रोडक्शन तो हुआ, तो इसीलिए इनअप्रोप्रिएट है, रेवेन्यू को जब आप रेवेन्यू के पैटर्न जो आप एक्सपेक्ट करो उसके पैटर्न में डेप्रिसिएशन चार्ज। अब मैंने कमेंसमेंट कब करना चाहिए डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, जब वो कैपेबल, जब भी वो कैपेबल है इन द मैनर विच इज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, जैसे ही आप वो कैपेबल होगी इन द मैनर विच इज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, तो उसको कैपिटलाइज करना सीज कर दो, सीज करना मतलब रोक दो, कैपिटलाइज करना हम उसको रोक देंगे, बट एट द सेम टाइम कैपिटलाइज करना हम उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे उसको डेप्रिशिएट करना को शुरू कर दो। अब डेप्रिशिएट सीज करना मतलब कब उसको डेप्रिशिएट को चार्ज करना, कब करना, जब आपने हेल्ड फॉर सेल, इंडियस 105 में अपन देखेंगे, जब हेल्ड फॉर सेल करे तो आप उस पर डेप्रिशिएट उसके बाद नहीं करते, या आपने उसको डी रिकॉग्नाइज करे, डी रिकॉग्नाइज करे मतलब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट पे आपने उसको, ओके। अब वो आपसे कहता है यहाँ पे नोट डेप्रिसिएशन डज नॉट स्टॉप इफ द एसेट इज आइडियल और रिटायर अनलेस इज फुल, अभी कभी आइडियल रखी उसको यूज नहीं कर रहे, दैट डजंट मीन डेप्रिसिएशन चार्जिंग। अब एनुअल रिव्यू, हर साल आप रिव्यू करो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी जो इंडियस 8 के हिसाब से, कि आपकी डेप्रिसिएशन मेथड को रिव्यू करो, रेसिडुअल वैल्यू को रिव्यू करो, यूजफुल लाइफ को रिव्यू करो, अगर ये चेंज होगा तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा, अगर ये चेंज हो तो वी कॉल इट चेंज इन एज पर इंडियस 8। अब इंपेयरमेंट के सेपरेट इज इंडियस ऑन इंपेयरमेंट, वहां पर इसकी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने शुरुआत में आज रिवाइज करते कि जब आप कैलकुलेट करते यहाँ पे, तो यहाँ पर जब आप उसमें कॉस्ट ऑफ पीस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी माइनस करते, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी करते। अब इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करते, वो इंडियस का हिस्सा नहीं है, वो हम सेपरेट इंडियस से वहां पे बात करेंगे, उस इंडियस के बाद यहाँ पढ़ो तो यू विल गेट इट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अब इंडियस 36 में अपन देखेंगे, इंडियस 36
इंडेस 36 टू असेस द इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ पीपी में, इंडेस 36 सिखाता है आपको। तो इंडेस 36 डिटेल्स रिव्यू ऑफ कैरिंग, अब वो इंडेस 36 में रिव्यू करता है पूरे उसको, कैरिंग अमाउंट कितनी हो, रिकवरेबल अमाउंट, ये सब कंसेप्ट है वहां पे, वैल्यू वो इंडेस 36 से ऐसा हुआ नहीं ले, वो एक बार कर लो तो समझ में आ जाएंगे। वहां पे हम पढ़ेंगे भी कि पीपी में से कैसे इंपेयरमेंट लॉस को माइनस करते हैं। कंपेंसेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, इसके बारे में वहां पे बात करें। कभी कभी ऐसा होता है कि इंपेयरमेंट लॉस का कंपनसेशन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, तो फिर इस केस में आप कॉस्ट ऑफ पीपी, फिर पीपी में, क्योंकि आपको कंपनसेशन थर्ड पार्टी से, दैट विल बी, दैट कंपनसेशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट। हैव टू वरी, इंपेयरमेंट के बारे में हम लोग रिवाइज करेंगे इंडेस 36 में। ओके, अब डी रिकॉग्नाइज मैंने आपको पहले कहा कि जब आपने उसको डिस्पोजल, आपने उसको बेच दिए, तो बुक्स ऑफ अकाउंट हटा दो एसेट को, या कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली तो भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट को हटा देंगे। तो वन ऑफ द कंडीशन टू रिकॉग्नाइज द पीपी इन बुक्स ऑफ अकाउंट, देयर शुड बी फ्यूचर इकोनॉमिक। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, सवाल ही नहीं उठता। अगर नहीं है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, आप हो गए उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं है, तो उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। गेन और लॉस जो भी होगा दैट विल चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो एज ए अदर इनकम, नॉट एज ए रेवेन्यू मत बता, ऐसे अदर इनकम पीएनएल अकाउंट में बता दें। जब भी हम डी रिकॉग्नाइज करते हैं, जब भी आपने बेचे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, पीपी दैट शुड बी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस, डोंट शो एज। अब उसके बाद आपने ना, मैंने आपसे कहा था कि चेंज इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन ना, इसके बारे में भी आपको अपेंडिक्स ए दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग आईसी स्टडी मटेरियल। अब कभी क्या होता है आप लोगों का कि हम लोग कि हमने जो पहले डिस्कस किए थे, मैं डिसमेंटल यहां पर मैंने कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड किया, क्या ऐड किया अभी, ये पीपी में मैंने कहा कि यहां पर मेरे को डिसमेंटलिंग चार्जेस है। अब यहां पर मेरे को, यहां पर मैं सपोज 1,20,000 रुपए का खर्च होने 5 साल बाद, आज की प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी, सपोज मैंने कहा, मैंने तो 1 लाख में उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, वहां पे 1 लाख में उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन ये तो एस्टिमेटेड बेसिस में ये तो चेंज हो सकती है। वो चेंज तो आपका, या आपका आईसी स्टडी मटेरियल में एक्सप्लेन कर क्या होना, इसको चार्ट फॉर्म में बहुत सिंप्लीफाई करके मैं ध्यान से समझ। एक होता आपने कौन सा मॉडल फॉलो करे, अगर आपने कॉस्ट मॉडल फॉलो करे या रिवैल्यूएशन मॉडल, अगर आपने कॉस्ट मॉडल फॉलो करे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बहुत सिंपल सी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी बेसिक अकाउंटिंग, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। कॉस्ट मॉडल में अगर आपने करे तो आपने उसको किस में, आपने एसेट की वैल्यू को, कॉस्ट मॉडल अगर आपने फॉलो करे और ये इसमें अगर कोई चेंजेस आ रहे तो आपको किस में अकाउंटिंग करना रहेगा, आपको एसेट की वैल्यू को, यहाँ पे कॉस्ट मॉडल फॉलो करे तो आपने एसेट में एडजस्ट कर, किसमें एडजस्ट करना रहेगा, एसेट में। रिवैल्यूएशन मॉडल करे तो रिवैल्यूएशन में एडजस्ट कर। ओके, अब समझो मेरी बात। तो यहाँ पे आपने इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपकी बढ़ी, तो आपने यहाँ पे ऐड टू द कॉस्ट ऑफ द, यहाँ पे आपने एसेट अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर, प्रोविजन डी, आपने प्रोविजन, इंक्रीज इन लाइबिलिटी दैट इज मैंने प्रोविजन आपने बढ़ा दी, ठीक है। अब यहाँ पे डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस वो डिक्रीज हो तो डेबिट करना पड़ेगा, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, सिंपल। तो ये कॉस्ट मॉडल फॉलो करो तो एसेट मॉडल, एसेट में एडजस्ट की। अब रिवैल्यूएशन तो बस वो एसेट के बदले रिवैल्यूएशन है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब प्रोविजन को बढ़ाओ, तो प्रोविजन का आपने क्रेडिट कर, प्रोविजन की क्रेडिट बैलेंस तो इंक्रीज हो रही, तो क्रेडिट डिक्रीज हो रहा था, डेबिट। अब आपने यहाँ पे एसेट को नहीं डेबिट करना, रिवैल्यूएशन को आपने एडजस्ट करना, रिवैल्यूएशन। अब मैंने कहा डिक्रीज इन लाइबिलिटी, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस तो डिक्रीज, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन अकाउंट में अपने डेबिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट किसको, इस तरीके से। लास्ट आपका कार्व आउट आपका इंडेस आपका 16 और आईएस 16 में ख्याल रखना। एक जो अमेंडमेंट आया था मार्च 22 मार्च 22 कि आपका एक्सीड, इसके बारे में आपको ऑलरेडी कह चुका, एक्सीड अगर आपने जो, आप जो टेस्ट करते हो ना टेस्टिंग, तो एक्सीड हो गया, आपने एक्सपेंस की 50 है, लेकिन मैंने को तो इनकम हो गई 60, तो 10,000 जो इनकम हुई दैट शुड नॉट बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, दैट शुड बी डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी। लेकिन आपको वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं चार्ज टू पीएनएल, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पीपी को उसको। अब डिस्क्लोजर आप लोग को यहाँ पे दिया, आई नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इसको रिवाइज करो आपको कम समय लगे, ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं जो हम लोग ने यहाँ पे रिवाइज, सारे कंसेप्ट को हम लोग ने यहाँ पे करें, एंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम समय पे यहाँ होना चाहिए। आपको डिस्क्लोजर भी आपको आईसी स्टडी हुआ है, लेकिन आई नो इट की डिस्क्लोजर सच नहीं आते, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने डिस्क्लोजर भी लिखा, और एक डिस्क्लोजर, ऐसा एक भी डिस्क्लोजर नहीं है कि स्टडी मैट में दिया हुआ है हमारे इंडेस में और यहां पर नहीं, सारे डिस्क्लोजर, लेकिन इस तरीके से लिखे गए कि आपको कम समय पर आप एक गो थ्रू करो, नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन। इसके एग्जांपल्स भी मैंने लिखा, जैसे कि मेजरमेंट बेस आपको कौन सा डिस्क्लोज, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, रिवैल्यूएशन मॉडल, डेप्रिसिएशन की मेथड कौन सी, एसएलएम के डब्ल्यूडी, यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन रेट है 20 से 10 15 कितना चार्ज करो,
ग्रॉस वाले की, तो सबके ब्रैकेट में एग्जांपल भी दो जिसके लिए रेलेवेंट था एग्जांपल, सबके एग्जांपल्स वहां पे लिखे, जस्ट फॉर द रेफरेंस डिस्क्लोजर। ऐसा नहीं कि डिस्क्लोजर का आपने रेफरेंस के लिए वहां पर, ठीक है। और उसके वजह से बहुत ही कम वर्ड्स में, लेकिन एक भी डिस्क्लोजर, एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं पूरे 6 में नहीं करे, सारे कंसेप्ट को हम लोग ने डिस्कस करें। नाउ आज हम लोग ने रिवाइज करें इंडिया, नोट कर सकते, और आप अपने फ्रेंड को जरूर 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 आप ये वीडियो शेयर करें ताकि वो ले पाए और ये नोट्स भी उनको मिल पाए। और एट द सेम टाइम आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारे के सारे मेरे जो हमारे FR की जो सीरीज होगी इसी चैनल पे आएंगी, और बहुत अच्छे तरीके सारे इंडिया हम लोग रिवाइज करें, 100% सिलेबस को कवर करेंगे, एडवांस इंडिया सारे बहुत अच्छे से करेंगे विद दिस यूनिक रेपिटेड बुक, जो कि आपको कम समय पे मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए हेल्प करेगी विदाउट लूजिंग। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कंसेप्ट छूट गया, सारे के सारे कंसेप्ट वो भी बहुत सम रिवाइज करने के लिए आपको हेल्प करेगी। So that is for today. Take care all of you.